नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो स्पाउस प्रेडिक्शन या मैरिज सीरीज जो है उसको लेकर आए हैं हम लोग आज। और हम फिर से बात करेंगे आज, दैट इज यदि आपका सप्तम भाव का जो स्वामी है वो किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा डेफिनेटली, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट से मतलब मेरा है कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मघा नक्षत्र से लेके आपके ज्येष्ठा तक की, जैसे 10th नक्षत्र से लेके आपका जो 17 नक्षत्र है वहां तक की बात करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग बात कर चुके हैं अश्विनी से लेकर आपके 9th अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। हाँ, ये जरूर है कि हमारा सप्तम भाव का जो स्वामी है, 7th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके जरूर देखें। यू मस्ट वॉच दैट पार्ट, इस पार्ट को जरूर देखें। और सेकंड इज व्हाट की, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपका 7th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th हाउस है। इसका जो स्वामी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो इसका स्वामी आपका, ये आपकी सिंह राशि है, इनके स्वामी बनते हैं आपके सूर्यदेव। तो सूर्यदेव किस नक्षत्र में हमारे, तो कहलाएगा कि वो 7th लॉर्ड किस नक्षत्र में। मान लीजिए सूर्यदेव आपके पूरा फाल्गुनी में, तो आपके लिए वीडियो किस प्रकार से होगा कि आप चेक करेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी मेरा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो किस प्रकार से फल देगा, ये चीज ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग फिर से बात करेंगे अबाउट द स्पाउस प्रेडिक्शन की, स्पाउस नेचर कह लीजिए आप। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट की नक्षत्र की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो जीवन साथी होगा उसमें क्या गुण होंगे, क्या कमियां होंगी, कैसा उनका बिहेवियर होगा, कैसा उनका नेचर होगा, कैसा उनका ट्रेट होगा, किस प्रकार से वो सोचते होंगे, ये चीज़ें हम नक्षत्र से जान सकते हैं। हाँ, अगर हमें चार्ट में और भी चीज़ें पता हो 7th हाउस के रिगार्डिंग, तो ये भी जज किया जा सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या पॉसिबल है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आज। तो आज फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, दैट इज द 10th नक्षत्र की मघा। कि यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि मघा नक्षत्र में है, यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी मघा नक्षत्र में है, तो देखिए क्या हो सकता है। पहली बात, ये नक्षत्र आपका पूर्ण रूप से पड़ता है सूर्य की राशि लियो में, सिंह राशि में। तो इसके जो आपके राशि स्वामी बनता है वो आपके सूर्यदेव है। दूसरी बात, इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है, हर नक्षत्र को कोई ना कोई रूल करता है, ओन करता है, वो आपके केतु। हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई देवी देवता जरूर एसोसिएटेड होते हैं, उनकी एनर्जी वहां डोमिनेटली काम करती है। तो यहाँ जो आपके डीटी हैं वो आपके बनते हैं पितृदेव। इसको आप ऐसा कह सकते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, वही इस नक्षत्र के देवता हैं आपके। और एक लास्ट, अगर हम चिन्ह की बात करें, सिंबल की यहाँ बात करें, तो जो सिंबल है, बेसिक सिंबल जो है वो है सिंहासन, कह सकते हैं राजगद्दी, दैट इज थ्रोन। बेसिक चीजें हैं, और भी सिंबल है, बट द प्राइमरी जो डोमिनेंट सिंबल है वो थ्रोन है। अब देखिए, पहली बात तो मघा से मतलब ही है, मघा इज नॉट द मैग्निफिसेंट, ऐसा कुछ जो बहुत भव्य हो उसे हम लोग मघा या मघा के रूप में जानते हैं। तो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी मघा नक्षत्र में, तो ये दिखाता है कि उनके पास डोमिनेटली 2 एनर्जीज है, कि उनमें सूर्य की एनर्जी और केतु का जो एक इंटेंस है वो फॉर्म जरूर देखने को मिलेगा। इसका मतलब देखो ये इस प्रकार से है, सूर्य से मतलब है कि अनडाउटेडली उनके पास लीडरशिप क्वालिटी है, दे आर बॉर्न लीडर, दे आर बॉर्न मैनेजर। तो ऐसा कोई भी काम जहां बहुत ज़्यादा लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, मैनेजिंग एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, आपके लाइफ पार्टनर में वो जरूर होगा। अब तो जरूरी ये नहीं है कि मैनेजिंग पार्ट या लीडिंग पार्ट सिर्फ आपके ऑफिस या आपके बिजनेस तक ही हो, आपकी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंट वन। तो ये तय है कि आपके जो भी आपके स्पाउस हैं उनके पास ये जरूर क्वालिटी होगी। हाँ, अब सन की बात करें, सन इज नॉट द कारक ऑफ अथॉरिटी, सो दे ऑलवेज वांट कि वो चाहते हैं कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करें, जीवन में बहुत कुछ बड़ा करें। एक तो ये है, मतलब उनकी महत्वाकांक्षा है, उनकी एम्बिशन आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि बहुत आम है या बहुत छोटी है। नो, वो हमेशा जीवन में चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा। हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साथ ही जो सन का सेकंड पार्ट है, दैट इज व्हाट की एक प्राइड, एक तो प्राइड की मुझे अच्छी चीजों को लेकर प्राइड है कि हाँ मैंने जीवन में कुछ किया। एक इस प्रकार से कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत पुरानी बातें हैं कि नहीं, वो ऐसे कहते हुए मिल सकता है, आप ऐसे कहते हुए मिल सकते हैं कि नहीं मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे माताजी ने ये किया, मेरे दादाजी ने ये किया, उस तरह का प्राइड वो उनके साथ हो सकता है, वो कैरी करते हुए देखे जा सकता है। देखो मैं उसको ऐसे नेगेटिवली नहीं कह रहा, बट समहाउ यही जो एक रूप है बाद में ध्यान रखिएगा, मघा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र का ही पार्ट है।
तो इट इज नॉट दैट नॉर्मल वन, इट इज बहुत इंटेंसिफाइड नक्षत्र है, यहाँ पे केतु की एनर्जी भी है। तो ये जरूर है कि फिर वही जो प्राइड है उसे घमंड की तरफ जाने में, अहंकार में बदलने में बहुत सा समय नहीं लगता। तो फिर ऐसा भी है कि आपको उनकी बातें सुननी होंगी, ऐसा नहीं कि आप उनको हमेशा रिटेलिएट कर देंगे। मतलब कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होगा कि जहाँ वो अपनी बात को रखेंगे कि नहीं आपको ऐसे करना है, या विचार विमर्श करके चीज़ों को किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उन पे कुछ थोप दे कि नहीं आपको ये करना होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे। रिमेंबर, सन इज देयर, सन इज द नेचुरल आत्मकार का। तो अब दूसरी बात, केतु, केतु इज नॉट द इंटेस्टिफिकेशन, आप कह सकते हैं कि बहुत चीज़ों को इंटेंस बना देता है। अब केतु खुद एक ऐसा प्लेनेट है जो कि पास्ट लाइफ से हमें रिकनेक्ट करता है, और वहीं इनके जो देवता हैं वो भी पितृदेव हैं। तो ये तय है कि इनका इनका ब्लेसिंग्स है इनके पास पास्ट लाइफ की, कि अपने जो पितृ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो उनकी सुनते हुए दिखे आते हैं, या वो उनके साथ रहते हुए दिखे आते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहता है। हाँ, और ये भी चाहते हैं कि आप मैरिज के बाद इनके पितृदेवों को माने। मतलब पितृदेवों से मतलब मेरा इतना है कि जो भी डीटी को ये मानते हैं, पूजते हैं, या जिनमें इनका बिलीफ सिस्टम है, अब वो जरूरी नहीं कि वो देवी देवता हो सकता कोई पर्सन हो। तो ये जरूर चाहेंगे कि आप भी उन्हें फॉलो करें, या उनमें जो भी अच्छी क्वालिटीज है आप भी उन लाइफ में अडाप्ट करें। बिकॉज मैं फिर से कहूँगा, इट इज़ नॉट नॉर्मल नक्षत्र, ये गंडमूल नक्षत्र का एक पार्ट है। गंडमूल नक्षत्र क्या होता है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। इवन चंद्रमा यदि मघा नक्षत्र में हमारा, तो मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया, आप उसे जाकर जरूर देखें आप। इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मघा पीपल। आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नाउ एक बात तो ये हो गई अब कि केतु एंड सन इज व्हाट, सन इज द अथॉरिटी, केतु जो डिटैचमेंट। तो ये किस प्रकार का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसमें कहते हैं राजा, जहाँ पे मघा का नाम भव्य है, राजसी है। थ्रोन का मतलब भी कि कुछ न कुछ पाने की लालसा, सिंहासन, राजगद्दी, अचीवमेंट्स, एम्बिशन, वो सब चीज़ें दिखती है। एक असली राजा तभी बनता है इंसान जब वो सीख जाता है कि मुझे खुद से पहले प्रजा के लिए जीना है। एक डिवोशन, एक आप ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह से कि जो खुद को भूल जाए पर प्रजा के लिए, उनके लिए कुछ भी कर गुजरे। दैट इज द रियल किंग, दैट इज द रियल मघा नेटिव। सो ये जरूर है कि अब एक केतु के इंटेंस एनर्जी ये दिखाती है कि यदि आप उन्हें सपोर्ट करते हैं लाइफ पार्टनर को, या अगर उनका मून बहुत वेल प्लेस्ड है आपका लाइफ पार्टनर का, तो ये दिखाता है कि जीवन में जैसे जैसे वो चीज़ें अचीव करते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, फिर वो अपने आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो हम्बल नहीं है, बिकॉज मुझे चार्ट नहीं पता पूरा। हाँ, मैं जरूर कहता हूँ कि मान लीजिए अगर वो आज हम्बल है, तो कल व्हेन ही और शी अचीव समथिंग इन द लाइफ, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती देखी जाएगी। फिर उनका जो डाइवर्जन है कि इस तरह से कि लोगों की हेल्प करना वगैरह वगैरह, वो चीज़ें आप जरूर उनके जीवन में देख पाएंगे, उनके नेचर में आप लोग देख पाएंगे। उससे बहुत लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि अपने लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन बताइए आप। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर कोई वीडियो बना के ऐसा कह भी रहा तो कहने की बात है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे किसी भी फील्ड में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ डिप्लोमेसी, जहाँ मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड है बहुत एक्सट्रीम लेवल की, तो आपके लाइफ पार्टनर वहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे आता है। हाँ, अब वो किस फील्ड में जॉब करेंगे ये तो ऑब्वियसली आपको आपका 9th हाउस, उनका 6th हाउस, 10th हाउस जरूर देखना पड़ेगा, उसके बिना हम बात नहीं कर सकते। या फिर आप 7th लॉर्ड इन ऑल हाउसेज वाली बात ध्यान रखिए। अगर आपके सप्तम में आपका स्थान चौथे भाव में, तो आप वहाँ चीज़ें को रिलेटेड देखिए, उस वीडियो को आप देखिए, आपको चीज़ समझ में आएंगी। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये जो नक्षत्र है, अनडाउटली इट इज़ वेरी वेरी इंटेंस, बहुत सारी एनर्जी है इनके पास, और ये कि ब्लेस्ड भी है। ये ब्लेस्ड, मैंने फिर से कहा कि इनके साथ जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी से बहुत मन से कुछ मांगते हैं, ऊपर वाले से मन से प्रार्थना करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जीवन में जरूर मिलता है। तो यहाँ इनकी सुनी जल्दी आती है। एक बात और, अगर इमोशनल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली इस प्रकार का है कि अगर ये डिवोट करना सीख जाते हैं, मतलब कि अगर इन्होंने आपको मान लिया है कि हाँ यू आर अ गुड पार्टनर, या यू आर अ सोल पार्टनर, जो भी हम बोलते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, अगर उन्होंने ऐसा मान लिया, देन ये कभी पीछे नहीं हटेंगे। दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ केतु एंड मघा, रियल ब्यूटी ऑफ। फिर जानते कि प्यार सेल्फलेस होता है, फिर ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, जहाँ भी लगेगा इन्हें कि नहीं सब कुछ एफर्ट्स मैं ही दे रहा हूँ, मेरी लाइफ पार्टनर कुछ नहीं कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देन फिर जो केतु का जो
पॉइंट है कि केतु शुरू में सिर्फ देना जानता है, केतु शुरू से देना जानता है, मतलब केतु जरा सेल्फलेस लव, स्पेशली अगर मैं 7th हाउस के रिगार्डिंग बात करूँ यहाँ पे तो। पर जैसे ही वो एक बार भी ट्रस्ट अगर ब्रेक हो गया, एक बार भी अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया, किसी भी तरीके से अगर ब्रेक हो गया, तो फिर वापस चीज़ें सुलझाना, वापस चीज़ों को रीअरेंज करना ईजी नहीं है। सो एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था। यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी मघा नक्षत्र में है तो ये आपके लिए। सो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी 7th लॉर्ड यदि आपके पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में है, तो हम बात करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, उनका बिहेवियर, उनका ट्रीट, हाउ दे थिंक, क्या उनमें कमियां हैं, क्या उनमें क्वालिटीज, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सो यदि आपके 7th लॉर्ड यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर है, तो पहली बात, ये नक्षत्र आपका पूर्ण रूप से सिंह राशि में पड़ता है, लियो साइन में, जिसके आपके राशि स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। दूसरी बात की, अगर हम रूलिंग प्लैनेट की बात करें, इस नक्षत्र को जो रूल करते हैं, ओन करते हैं, वो ग्रह आपके हैं शुक्रदेव, वीनस। थर्ड वन, अगर हम बात करें चिन्ह की, चिन्ह इज व्हाट की एक पलंग, या जिसको हम लोग खाट भी बोलते हैं, वो खासकर उसके जो आगे के 2 पांव हैं उसे हम लोग इस नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। और इस नक्षत्र के जो डीटी हैं, हर एक नक्षत्र के कोई ना कोई देवी देवता उनसे जुड़े होते हैं, उनकी एनर्जी वहाँ एसोसिएटेड होती है। तो जो डीटी है वो भगदेव है, भग देवता है। अब देखिए क्या मतलब, देखिए इससे लुक एट दिस, ये जरूर है कि हम नक्षत्र की हेल्प से, 7th लॉर्ड के नक्षत्र की हेल्प से चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे पहले चीज आप ध्यान रखिएगा, आपके 7th हाउस के जो स्वामी है वो 7th लॉर्ड है के 7th लॉर्ड है वो किस भाव में, सॉरी, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 नंबर लिखा है, तो सूर्य जो है आपके वो किस भाव में है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, मैंने अपलोड किया है, तभी आप चीजों को आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए लियो, तो बेसिकली यहाँ पर 2 एनर्जी आप देखेंगे, इट इज द एनर्जी ऑफ वीनस एंड सन। सन इज व्हाट, अथॉरिटी है। सन एक नेचुरल आत्मकार का है। तो ये तय है कि यदि आपका लाइफ पार्टनर किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ बहुत मैनेजिंग स्किल रिक्वायर्ड है, जहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, मैं डिप्लोमेसी नहीं बोल रहा, सॉफ्ट डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड है, यहाँ जहाँ लीडरशिप क्वालिटी रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आप कह लीजिए, अगर ऐसे किसी भी अगर फील्ड में अगर वो है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिखे जाते हैं। तो और ये आप ऐसे कह लीजिए कि ये फील्ड उनके लिए सूटेबल है। अगर मैं एक शब्द में इस नक्षत्र को डिफाइन करूँ अगर मैं, तो इट इज व्हाट, इट इज अ जॉयफुल नक्षत्र, कि जो व्यक्ति विशेष खुश मिजाज होते हैं, दैट इज द पूर्वा फाल्गुनी। देखो हमने मघा तक की बात करी, मघा इज व्हाट, द अथॉरिटी। उस अथॉरिटी को एंजॉय कैसे करना है, दैट इज द पूर्वा फाल्गुनी। सो पहली बात की, सन और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र इज द सॉफ्टनेस, शुक्र इज द लग्जरी, शुक्र इज द ब्यूटी। जैसे कि आप ऐसा कहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ होंगे जिनको नींद बहुत प्यारी होगी, या अगर वो किसी कंफर्ट जोन में है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड वीनस। हाँ, अगर उन्हें चैलेंज कर दिया जाए, सन इज अथॉरिटी ऑल्सो, रिमेंबर सन इज द नेचुरल आत्मकार का, सन इज समहाउ ईगो ऑल्सो, प्राइड भी है, प्राइड से ईगो की तरफ बढ़ना, प्राइड से अहंकार की तरफ बढ़ना, वो भी सन का ही पार्ट है। वन सन एंड वीनस कंजंक्ट, या इन दोनों की जो एनर्जी हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यदि आप उन्हें चैलेंज कर देते हैं कि आपसे काम नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छे से करके दिखाते हैं। ये आपके पार्टनर में कुछ क्वालिटी हो सकती है। दूसरी बात कि जो पेशेंस लेवल की अगर हम बात करें, दे आर हाईली इम्पेशेंस। हाँ, ये जरूर हो सकता है शुरुआत, जैसे मान लो आपकी मैरिज हुई 2025 में, तो हो सकता है 2-3 साल आपको ऐसा लगे कि ना इज सॉर्टेड वन, या कि पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, बट धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि उतना पेशेंस नहीं उनमें। ये आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे ध्यान रखिएगा। हमारा 7th लॉर्ड कहाँ किस भाव में बैठा है, उस चीज़ को जरूर देखिएगा, उसके बिहाफ पे आप एनालाइज कर पाएंगे। साथ ही कि मैंने पूरा फाल्गुन नक्षत्र में बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि पूरा फाल्गुन नेटिव्स की साइकोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, क्या उनका लाइफ स्पैन रहता है। लाइफ स्पैन से मतलब मेरा है कि जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनकी, वो आप वीडियो जाकर जरूर देखें नक्षत्र प्लेलिस्ट में। देखिए अब चिन्ह की हम बात करें, पलंग खाट, तो यहाँ पलंग का जो आगे वाले 2 पाँव कह लीजिए, वो या खाट के आगे वाले 2 पाँव, उनको यहाँ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो कि ये नक्षत्र जो है क्रिएशन से जुड़ा है, सृजनात्मक आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, दे आर द पूर्वा फाल्गुन नेटिव्स। तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ होंगे कि अगर आप उनको कोई भी काम दो, कोई भी कुछ भी, मतलब काम से मतलब है कि आपने को टास्क दिया उनको, वो लगा आप एक्सिक्यूट करो, तो दे आर द बेस्ट स्टार्टर।
सबसे अच्छे तरीके से किसी काम को शुरू करना, आई थिंक द व्हाट वी से पूरा फाल्गुन नक्षत्र नेटिव्स। तो आपके लाइफ पार्टनर में क्वालिटी हो सकती है कि वो किसी काम को बहुत आसानी से सहजतापूर्वक स्टार्ट करता है। अगर आप बिहेवियर की हम बात करें तो सामान्यतः बहुत ही ऐसा बिहेव होता है कि भाई जो चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, ऐसा कुछ कह लीजिए। पर साथ साथ ये ज़रूर है कि डिप्लोमेसी है उनमें कि वो जानते हैं कि लाइफ पार्टनर को कैसे खुश करना है या कैसे उसको अपनी बातों में लेकर आना, उसको अपनी साइड लेकर आना, ये भी उनमें क्वालिटीज होती है। दिस इज व्हाट द पूरा फाल्गुन है। साथ ही साथ क्योंकि कॉम्बिनेशन है शुक्र का, तो मैंने बात रखी पहले भी कि वो चाहते हैं कि वो लाइफ में जो सारी लग्जरी है अपने परिवार तक पहुंचाए और खुद तक भी रखे कि हाँ एक एक ऐसा जीवन की जिसमें आनंद ज़्यादा हो, मेहनत कम करनी पड़े, इस तरह की उनकी साइकोलॉजी हो सकती है। मतलब कि एक तो कोई इंसान होता है बहुत हार्ड वर्किंग होता है, चाहता है कि बहुत काम करना। आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा ऐसा होता है कि काम कम किया जाए और चीज़ें इजीली मिल जाए, उनकी ऐसी कुछ साइकोलॉजी हो सकती है। पलंग खाट कि मैंने कहा कि आगे वाला दो हिस्सा का मतलब कि फॉरवर्ड पार्ट, चीज़ों को इनिशिएट करना, चीज़ों को आगे लेके जाना। हाँ, ये ज़रूर है कि रिश्तों में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, उसकी पहल हमेशा वो करेंगे। मान लिया आप मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बनाने भी आएँगे पहली बार तो। ये उनकी क्वालिटी है। दिस इज़ नॉट द पुअर फाल्गुनी। और मैंने कहा कि ये नक्षत्र क्रिएशन से जुड़ा है। तो अगर आप किसी ऐसे आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसे किसी फ़ील्ड में हो सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड हो, माइट बी ही और शी इज़ आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोडर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी जहाँ हमें हार्ड वर्क की बजाय थोड़ा-सा मेंटल वर्क ज़्यादा पसंद हो, उस तरह किसी फील्ड में हो सकता है। मतलब अगर ऐसा मैं कहूँ कि नहीं वो डिफेंस में होंगे, नो, तो वहाँ हो सकते हैं, अलग बात है। पर एक ये कि व्हाट एक्चुअली ही और शी वांट, वो चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो बजाय कि हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क, ऐसा कुछ उनका नेचर हो सकता है। साथ ही डीटी भग देवता जो हैं, अनडाउटेडली इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि ये यश का प्रतीक है। इनको यश से जोड़कर देखा था, समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इनको जीवन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि मैरिज की बात करें, मान लो मैं कह दूं कि मैरिज जैसे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग धर्मों में अलग तरह से मैरिज होती है, बट अनडाउटेडली हम जानते हैं कि मैरिज अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है ही। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है कि आपको इनका ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रखेंगी एज अ मेल, मतलब मैं बोलूँ तो डेफिनेटली है कि ये बताता है, मतलब कि भग देवता से आप ऐसा कह सकते हैं कि सामान्यतः मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है, सामान्यतः मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। देखो अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरी मैरिज लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर से कहूँगा पॉसिबल ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप ये ना सीख जाएं कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। सो ये अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ तो ठीक है, अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि बुरा फाल्गुनी में है तो ओवरऑल इट इज़ अ जॉयफुल मैरिज। ये दिखाता है कि मैरिज लाइफ काफ़ी हद तक हमारी अच्छी ही होगी। हाँ, बाकी मैंने जो बात रखी है कि सेवंथ लॉर्ड ज़रूर देखें आपके चार्ट में कहाँ पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन दोनों को कंबाइन करके आप प्रेडिक्शन की बात करें, खुद से अपना स्वाभाविक इस्तेमाल करें। सो ये छोटा सा मेरा एनालिसिस था। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी पूरा फाल्गुन नक्षत्र में है तो कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है, तो ये क्या बताता है कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, उनके ट्रेट्स कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यदि आपके लाइफ पार्टनर यदि आपके सेवंथ लॉर्ड यदि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है तो क्या चीज़ें पॉसिबल है। देखिए, पहली बात कि ये जो नक्षत्र है ये 2 राशियों में पड़ता है, आपके लियो में और एक आपके वर्गों में, मतलब कि सिंह राशि में और कन्या राशि में। मतलब कि शुरुआती जो चरण है, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो चरण है वो आपके लियो में है और लास्ट के जो चरण है आपके वो वर्गो साइन में है, कन्या राशि में। वहीं अगर मैं इस नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट की बात करूं तो वो आपके सूर्य देव है। इस नक्षत्र के जो देवता है डीटी है, ध्यान रखिएगा हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई डीटी, कोई ना कोई देवी देवता एसोसिएटेड होते हैं, उनकी एनर्जी वहां जरूर होती है। तो वो आपके हैं आर्यमान देवता। और जो सिंबल की अगर हम बात करें, जैसा कि पूरा फाल्गुन में मैंने बात करी थी कि जो पलंग या खाट होता है उसके आगे के जो 2 पांव हैं वो आपके पूरा फाल्गुन से एसोसिएटेड है। तो वहीं किसी पलंग के जो पिछले पांव हैं, जो पलंग है, खाट है, उसके जो पिछले 2 पांव हैं, पीछे के 2 पांव हैं, उसको हम लोग
इस नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। अब देखिए, पहली बात, अगर मुझसे एक लाइन में पूछा जाए कि व्हाट इट रिप्रेजेंट, यदि हमारा सप्तम भाव का स्वामी यदि उत्तरा फाल्गुनी में है तो क्या दिखाता है? तो पहली बात तो ये दिखाता है कि यू आर द ब्लेस्ड, यू आर द ब्लेस्ड। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ हमारा 7th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेज में है, तो आप वो भी चेक कीजिए आपके सप्तम भाव का स्वामी कौन से भाव में है, और फिर जो मैं आप जानकारी आपसे शेयर करूंगा इन दोनों को आप क्लब कीजिए, कंबाइन कीजिए, तो आप एक बेटर रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। हाँ, इन जनरल सामान्यतः अगर मैं कहूँ तो इट इज अ ब्लेस्ड, बिकॉज उत्तरा फाल्गुनी का मतलब, तो इसका मतलब समझिए, सर ने कहा था कि मघा इज वॉट की कुछ चीजों को पाने की इच्छा, गद्दी, थ्रोन, पावर, अथॉरिटी, मघा, तो उसका पूरा फाल्गुनी है कि जो हमने चीजें पा ली अब उसको एंजॉय कैसे करना है। और उत्तरा फाल्गुनी इज वॉट की, जैसे कि मान लीजिए कि शादी हो गई मेरी, सपोज किसी शादी हो गई, तो जो विवाह के बाद जो शुरुआती समय है वहाँ हस्बैंड वाइफ डेफिनेटली वो एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, तो वो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं जीवन में आगे, वो आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो ये दिखाता है कि अनडाउटेडली योर लाइफ पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मैंने कहा कि ये ब्लेस्ड है। आपके जीवन साथी आपके जीवन साथी है वो जिम्मेदार जरूर होंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका चंद्रमा का जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र जो है, वो राहु के नक्षत्र में या बुध के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, तब ये बात 100% सही रहेगी। यदि आपका चंद्रमा ही अगर मान लीजिए राहु या बुध के नक्षत्र में है, तो यहाँ थोड़ी सी राहु, बुध और केतु के नक्षत्र में है, तो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मेरी बात 100% सही हो, ये जरूरी नहीं है, तभी पॉसिबल है। देखिए, तो लियो इज वॉट की सन, और वर्गो इज वॉट की मरकरी, मतलब कि कन्या राशि, बुध आपके सिंह राशि, सूर्य आपके स्वामी। तो शुरुआती चरण आपके लियो में है, वर्गो में आप चेक कीजिएगा। तो अगर आपके स्टार्टिंग आपका ये सप्तम भाव का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी के शुरुआती चरणों में या पदों में है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर में ये वाली क्वालिटी, सन वाली क्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं यदि आपके मान लीजिए आपको उत्तरा फाल्गुनी का चौथा पद में आपका 7th लॉर्ड है, तो आपको मरकरी और सूर्य की क्वालिटी साथ देखने को मिलेगी। देखिए क्या समझिए, इसका क्या मतलब है। देखो, उससे पहले कि ना, ये नक्षत्र डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र के पास एक शक्ति होती है, हर एक नक्षत्र के पास एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, इसके पास है वो छायानी। छायानी से मतलब होता है इट इज व्हाट समथिंग जो चीजों को एस्टेब्लिश करके रखे। मान लो कुछ, सपोज करो मैंने एक पौधा लगाया, मान लीजिए पौधा लगाया मैंने, अब जब तक उसको मैं पानी नहीं डालूंगा प्रॉपर, उसको मैं व्हाट वी से सनलाइट नहीं दूंगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब कि ऑब्वियसली वो पौधा बड़ा नहीं होगा। तो ये जो पार्ट है कि एक बार जब मान लीजिए बच्चा जन्म लेता है तो पैदा हो गया, जब तक माता पिता उसका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक वो बड़ा नहीं होगा, प्रॉपर उसकी केयर नहीं करोगे आप। तो वही वाला पार्ट ये है कि छायानी शक्ति का मतलब है कि इनमें एबिलिटी है कि चीज़ों को कैसे फ्लरिश करना है, चीज़ों को कैसे बढ़ाना है, चीज़ों को कैसे आप एक नई ऊर्जा देनी है, एक नई डायरेक्शन में लेके जाना है, उनमें किस प्रकार से एक प्राण रूपी जो बीज है वो बोना है। दैट इज व्हाट द छायानी शक्ति, रिमेंबर दैट थिंग। तो ये आपके लाइफ पार्टनर में क्वालिटी है, डेफिनेटली है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखते हैं कि सन इज व्हाट द अथॉरिटी, लीडरशिप, सन, साथ ही साथ सन आपका नेचुरल आत्म कार्य का है, वो हमारी सोल, हमारी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये तय है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो स्वाभिमानी होंगे। अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं उन्हें फाइनेंशियली, होता ना कई बार, ये मान लीजिए कोई इंसान इस प्रकार का है कि नहीं, वो चाहता है कि नहीं उसका लाइफ पार्टनर उसकी ही बात सुने, तो पहली बात तो ये आपकी बात सुनेंगे जरूर। और दूसरी बात की नहीं सिर्फ आप ही की बात सुने, आप उनको ये ओवरबर्डन करने की कोशिश करें कि नहीं भाई सिर्फ मैं ही, एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए सिर्फ मैं ही सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ, आप हेल्प नहीं कर रहे, तो फिर ये उनके लिए बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं होगा। डेफिनेटली वो रिटेलिएट करेंगे आपकी बात के। हाँ, बाकी मैंने कहा कि जिम्मेदारी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको आपसे ज़्यादा जिम्मेदार होंगे वो, डेफिनेट है ये चीज़। साथ ही यदि आखिरी पदों में, तो आपको मरकरी और सन की क्वालिटी देखने को मिलेगी। उनके पास सॉफ्ट डिप्लोमेसी होगी, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम कैसे निकालना है। और जैसे कि मैंने कहा कि सन की एनर्जी कंबाइंड अगर है, मतलब यदि किसी पद में अगर है, तो ये तो तय है कि वो जानते हैं कि किसी का अपना कैसे बनाया जाता है। व्यवहार कुशलता उसको हम बोलते हैं ना कि भाई बिहेवियरल मैनर्स,
कैसे किसी से बिहेव करना चाहिए, कितना पोलाइट रहना चाहिए, वो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बट आप उनको बहुत ज़्यादा उनको अगर सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बहुत दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनकी जो वाणी है, फिर आई थिंक यू आर इन दैट सिचुएशन कि आपको लगेगा कि यार ये इंसान तो पहले ऐसा था ही नहीं, अभी जो बिहेव कर रहा है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप अगर उन्हें सप्रेस नहीं करते, आप उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज लाइफ में जितना कंट्रीब्यूशन उनका होगा उतना आपका नहीं हो सकता। मतलब ये एक बहुत हेल्दी मैरिज लाइफ में कहूँगा। बशर्ते कंडीशन ध्यान रखना, हमारा सेवंथ लॉर्ड बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। हाँ, एक और बात की मैंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो आप नक्षत्रा सीरीज में जाकर वो वीडियो देखें, आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर्यमान देवता, दिस इज व्हाट ये इन्हें बोलते हैं गॉड ऑफ मैरिज, गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मित्रता के देव भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो बहुत 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 ही हैप्पी या हैप्पी, बहुत बहुत पॉजिटिव सी वाइब, पॉजिटिव सी एनर्जी है इनकी। गॉड ऑफ मैरिज का मतलब ये है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना, कैसे चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, यूनियन एंड प्रॉस्पेरिटी उसको ये दिखाते हैं। तो ये चीज़ बहुत, जैसा मैंने कहा कि मैरिज से हम जोड़ के देखते हैं तो वहाँ डेफिनेटली इसे करता हुआ देखा जाता है। साथ ही एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा बहुत अच्छे नक्षत्रों में है, आपका चंद्रमा, तो एक बहुत क्लियर है कि शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर आप दोनों बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए देखे आता है, इनकी ब्लेसिंग की वजह से, या आप कह लीजिए कि इनकी एनर्जी की वजह से। बिकॉज मेरा एक थोड़ा मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ एनर्जी में, पॉजिटिव नेगेटिव। आई डोंट बिलीव इन, मतलब मैं उतना बिलीव नहीं कर पाता कि कोई देवी देवता अगर इस प्रकार से है या ऐसे वो उनके ट्रेड्स है वगैरह वगैरह। मैं बिलीव करता हूँ एनर्जी में कि हाँ, मैंने जितना पढ़ा है, समझा है कि हाँ, ये एक बहुत ही सुलझी हुई पॉजिटिव एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको ब्लेस करेंगे। सिंबल, पलंग के पिछले दो पाँव। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बात रखी मेरी कि है ना, इस प्रकार से कुछ की जहाँ पूरा फाल्गुनी हमने एंजॉय किया, हमने मैरिज का जस्ट शादी से पहले वाला पार्ट। पर आप ऐसे मान लीजिए सगाई से लेके जो शादी के बीच का जो पार्ट है, दैट इज द पूरा फाल्गुनी, जब आप बहुत हंसी खुशी रहते हैं, आप नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत तरह की एक्साइटमेंट्स होती है, दैट इज द पूरा फाल्गुनी। उसके बाद जो पिछला पार्ट पलंग का, दैट इज द उत्तरा फाल्गुनी, इज व्हाट की हाँ, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं जो भी जिम्मेदारियां हैं मेरे जीवन में, चाहे वो वैवाहिक रूप से हो या किसी और रूप से हो, वो सब मैं करने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार की कुछ क्वालिटीज आपके लाइफ पार्टनर में हो सकती है। देखो, एक मुझसे बहुत चीज़ें पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है कि आप ना प्रोफेशन बताएं मेरे लाइफ पार्टनर का। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आपने कोई वीडियो देखा हो, मैंने मान लिया, बट ठीक है वहाँ पर कि मैं कोई बात रखता हूँ, अगर मान लो 10 लोगों पर अगर वो वैलिड है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। बिकॉज हम प्रोफेशन की बात तभी कर सकते हैं जब मैं आपका 9th हाउस, आपका भाग्य भाव, आपका 7th हाउस कंबाइन करके देखूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर प्रोफेशन क्या पॉसिबल है। दूसरी बात कि आपका लाइफ पार्टनर का 6th हाउस 10th हाउस मतलब बहुत रोल प्ले करता है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि कहाँ ये अच्छा कर सकते हैं, तो सन एंड मरकरी की जो एनर्जी है, मतलब किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो, किसी ऐसे फील्ड में जहाँ मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे किसी फील्ड में आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। तो एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो ये वीडियो आपके लिए था। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि हस्त नक्षत्र में है, तो किस प्रकार के उनके नेचर हो सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, उनकी साइकोलॉजी कैसे हो सकती है, उनके ट्रेट क्या हो सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, यदि आपके 7th लॉर्ड यदि हस्त नक्षत्र में है, तो देखिए, पहली बात, यह नक्षत्र आपका पूर्ण रूप से जो है कन्या राशि में पड़ता है, मतलब कि आपको यहाँ मरकरी की एनर्जी देखने को मिलेगी। इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई ग्रह गवर्न करता है, ओन करता है, वो आपके चंद्रमा है, मून। इस नक्षत्र का जो डीटी है, देवता है, हर एक नक्षत्र से किसी न किसी देवी देवता या एक एनर्जी उसका जुड़ी होती, एसोसिएटेड होती है। वो यहाँ पर है सविता देव। ये सूर्य का ही एक रूप है, ये सूर्य का ही एक रूप है। और
हम बात करें चिन्ह की, सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल जो कि नाम है वो खुद है हस्त, हाथ। हाथ ही इसका सिंबल है। अब देखिए इससे हम क्या बातें जज कर सकते हैं, क्या बातें बता सकते हैं। देखिए पहली बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, मरकरी एंड मून। मरकरी एंड मून। तो पहली बात समझिए कि आपके लाइफ पार्टनर कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि अनडाउटेडली दे आर वेरी कम्युनिकेटिव। उन बातों नहीं इसको हम बोलते हैं ना, जिन्हें बातचीत करना, लोगों से घुलना मिलना, उस तरह कुछ समाओ उन्हें हम एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं, बट उसके लिए हमें लाइफ पार्टनर का चार्ट देना जरूरी है। बट हाँ हम कह सकते हैं कि बातों नहीं होता है। दूसरी बात की ये भी एक तरह ब्लेस्ड नक्षत्र, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। आप इन जनरल आप कहें कि व्हाट आर द हस्तान नेटिव, तो मैं कहूँगा कि दे आर व्हाट हैप्पी पीपल। हाँ ये जरूर है कि उनके पास चालाकी जरूर होती है, वो जानते हैं चीज़ों को अपनी तरफ कैसे करना है बातों की हेल्प से। तो स्ट्रांगली अगर प्रोफेशन की बात करूँ, तो जैसा कि वो ऐसे किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो, जहाँ पर मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड हो थोड़ी हद तक, जहाँ पर डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता हो, जहाँ पर बातों से कैसे कन्विंस किया जाता है, जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए दिखाते हैं, सेल्स मार्केटिंग वगैरह में। देखो ये कह देना कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ये जॉब कर रहे होंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि किन किन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए सो रीज़न बहुत सिंपल सा है कि एग्जैक्टली जानना कि हमारे हस्बैंड या हमारे लाइफ पार्टनर जो भी हैं वो किस पर्टिकुलर फील्ड में होंगे, उसके लिए आपको आपके पास चार्ट का 7th हाउस 9th हाउस दिखना होगा। साथ ही के हस्बैंड का या वाइफ का जो 6th और 10th हाउस भी देखना बहुत जरूरी है। तो हाँ एक और चीज़, 7th लॉर्ड आपका किस हाउस में है, 7वें भाव का स्वामी किस भाव में, आप वो जरूर देखिएगा। मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया है, जाके चेक कीजिएगा। और साथ ही हस्त नक्षत्र की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे वो सोचते हैं, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, आप जरूर नक्षत्र सीरीज को जाकर देखें। आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये चीज। दूसरी मून इज द सॉफ्टनेस, इमोशनल साइड। तो सही मैंने कहा कि दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। इन जनरल वो बहुत प्यार से बात करते हैं। मैंने कहा ना कि वो बातों से ही किसी को अपना बना सकते हैं, ये सारे गुण हैं उनमें। पर एक सेकंड साइड ये भी है कि मून मर्करी वॉट की कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जहां वो दिल की बजाय, मन की बजाय बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हुए दिखे आते हैं। या आप ऐसा कह लीजिए उनका लाइफ एक्सपीरियंस, आप ऐसा मान लीजिए कि आपकी शादी हुई तब उनकी उम्र 25 साल की थी, तो उससे पहले का जो एक्सपीरियंस है उनका, मान लीजिए कि 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र का जो एक्सपीरियंस है, उस प्रकार से बन गया कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देखते चीज़ों को कि भाई कि जो दया प्रेम वाला भाव है ना, हर किसी के लिए जो आ जाता है कि भाई मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो वाला भाव धीरे धीरे कम होता हुआ दिखा जाता है। मैं पहले कहूँगा कि उसके लिए आपको जरूर चेक करना होगा कि उनका चंद्र नक्षत्र कहाँ पर है। दूसरी बात कि किसी जानवर की हेल्प करना जो बहुत नीडफुल है, जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हो, मैं फिर से कहूँ, मैंने वर्ड यूज किया, किसी कोई हेल्प नहीं कर रहा हो, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये आपके लाइफ पार्टनर की क्वालिटी हो सकती है डेफिनेटली। आगे हम बात करें सविता देव, जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सूर्य का ही एक रूप है। इन्हें हम लोग गॉड ऑफ इंस्पिरेशन भी कहते हैं। गॉड ऑफ इंस्पिरेशन, गॉड ऑफ इंस्पिरेशन। गॉड ऑफ इंस्पिरेशन मतलब कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दे आर द हैप्पी पीपल। वो एनवायरमेंट को हमेशा खुश मिजाज बना के रखते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। मैं नहीं कहता सीरियस होते नहीं है, सीरियस नहीं रहते लोगों के सामने, हल्का माहौल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से सार्कास्टिक हो सकते हैं, सटायर करते हुए देखे जा सकते हैं, ऐसे कुछ आप कह सकते हैं। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उनके पास हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये पॉसिबल है। अब जैसे मैंने कहा कि सविता इज व्हाट की ये सूर्य का ही एक रूप है। इट इज द न्यू होप, न्यू एनर्जी। सन इज व्हाट द रे ऑफ होप, रे ऑफ एनर्जी। सन को हम लाइफ से जोड़कर देखते हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर में डेफिनेटली क्वालिटी हो सकती है कि मान लीजिए आप कितने भी डिप्रेस क्यों ना हो, आप उनके पास जाएं, अपनी बात रखें और फिर वो आपको एडवाइस देंगे, तो उससे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। आप यू फील समहाउ कि हाँ नाउ लाइफ इज व्हाट बैक। तो ये उनके पास एबिलिटी है। तो जो मून की सॉफ्टनेस और ये जो एनर्जी है सूर्य की, सविता देव की जो एनर्जी है, इससे अगर हम कंक्लूड करें तो इस प्रकार से कि अगर मान लो वो ऐसे किसी फील्ड में जो एडवाइस देने की, मान लो एस्ट्रोलॉजी में है, ऐसे किसी फील्ड में अगर जहाँ एडवाइस की बात रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फील्ड चलो छोड़ो, आप तो देखिए कि ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एडवाइस लेते ही हैं। तो अगर आप उनसे एडवाइस लेते हैं, खासकर
और उस डायरेक्शन में जहाँ मान लीजिए कि हमें मेरा किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए कोई बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है, अगर आप सपोज अगर आप इस स्थिति में हैं, आई होप कि ऐसा कभी ना हो, बट मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में हैं, आप उनसे अगर मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे से समझाएँगे, बहुत अच्छे से एडवाइस देंगे। जो नर्चरिंग पार्ट है मून का, जो नर्चरिंग पार्ट है मून का, वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है उनके चार्ट में, और वो मरकरी की हेल्प से, कम्युनिकेशन की हेल्प से, वाक् पटुता की हेल्प से, वार्तालाप की हेल्प से, जो शब्द निकलते हैं उनके मुँह से, वो डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन्स उनको एक्टिवेट करते हैं, आप ऐसा कह लीजिए। और फिर हमें जो है ना एक हम बॉडी की मालिश करते हैं, स्पा करते हैं, उसके बाद जो एक रिलैक्स सा फ़ील होता है, उस तरह से आपको फ़ील होगा। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वर्ड्स, रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, हाथ की बात करें तो अनडाउटेडली नाम ही हस्त नक्षत्र है, तो हाथ से पहली चीज़ ये है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं हाथ से, पोटेंशियल, तो डेफिनेटली उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है किसी चीज़ को कर गुजर जाने का। मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि उनके बर्थ चार्ट में कोई एक प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है मान लीजिए, और उसके फील्ड में वो चले आते हैं, तो उनको इतना पोटेंशियल है कि वो ज़ीरो से लेके एक्सट्रीम जा सकते हैं। ज़ीरो से लेके सपोज़ कीजिए कि उनके चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे किसी हाउस में बैठा है जहाँ से दिखता है कि वो आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। तो डेफ़िनेटली फिर आप देखिए, हो सकता है उन्हें आर्टिस्टिक फील्ड का ए भी नहीं पता हो, बट वो उस क्राफ्ट को सीख कर, उस चीज़ को सीख कर उसमें एक्सेल करते हुए देखे जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट। हाँ, नेगेटिव पार्ट की मैं बात करूँ, हस्ता नेगेटिव्स की बेसिकली, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ सोचते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात रखी कि व्हेन मरकरी इज मोर डोमिनेंट ऑन द मून, तो फिर हर चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना, चालाकी, डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन, ये बर्ताव देखा जाता है। रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, हस्त नक्षत्र चिन्ह के बारे में हम बात करें, एक तो मैंने कहा कि पोटेंशियल, दूसरी बात कि हाथ दो तरह से काम करता है। एक तो कि हम हाथ बढ़ाते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, और एक हम मुट्ठी बनाते हैं किसी को पंच आउट करने के लिए, किसी को रिपेल करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए, अगर कोई हमें या हमारे अगेंस्ट जाता है। तो डेफिनेट सी बात भी है कि आपके लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी बहुत स्ट्रांग, मैं फिर से कहूँ बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं या सिर्फ अपनी ही बात रखते आते हैं, तो फिर वो हाथ सपोर्ट के लिए नहीं बढ़ेगा, वो पंच के लिए बढ़ेगा। पंच से मतलब मेरा है कि वो रिटेलिएट जरूर करेंगे। इजीली एक्सेप्टेंस नहीं होती, बिकॉज आप समझिए कि सब कुछ तो मरकरी ही कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि मरकरी इज कंट्रोलिंग द मून, मरकरी इज बेसिकली कंट्रोलिंग द मून इज द इमोशन। इमोशन कितना किस हद तक मुझे ले आना है, मेरे इमोशन को मुझे किस हद तक ले आना है कि मेरा ईक्यू इतना स्ट्रांग हो जाए, मेरा एसक्यू वो कितना स्ट्रांग हो। तो फिर आप इसका मतलब मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि उनका ईक्यू और एसक्यू बहुत स्ट्रांग है, तो इट मीन्स कि आपको उनको समझना होगा, उनकी बात सुननी होगी। सिर्फ अपनी बातें ही थोपेंगे तो काम नहीं चलेगा, वो फिर सपोर्टिव नेचर में आपको नहीं दिखेगा। सो ये सारी एनर्जीज कंक्लूड होके, और इसमें कहा कि इट इज गॉड ऑफ इंस्पिरेशन ऑल्सो। इस एनर्जी से हम बात करें तो जरूर है कि ये ज़्यादातर मैं कहूँ तो एक हैप्पी मैरिज को ही रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ लॉर्ड अगर इस नक्षत्र में है तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं करता। एक और बात की थी, आपका चंद्रमा यदि राहु के नक्षत्र में है या मरकरी के नक्षत्र में है, चंद्रमा की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बदलाव हो सकती है। तो फिर चीज़ें आपको खुद से बैलेंस करना सीखना होगा। आपके लाइफ पार्टनर में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। सो आई होप ये छोटा सा एनालिसिस मेरा पसंद आया होगा कि यदि आपके सप्तम भाव स्वामी हस्त नक्षत्र में है तो किस प्रकार की बातें हो सकती है। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो चित्रा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, उनका बिहेवियर, उनका ट्रेट, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। देखिए, सो यदि आपके सेवंथ लॉर्ड यदि चित्रा नक्षत्र में है तो पहली बात कि ये जो नक्षत्र है, ये जो पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि एक राशि में नहीं है, ये कन्या राशि में भी है, वर्गो साइन में भी है, और साथ ही साथ ये तुला राशि लिब्रा साइन में भी है। तो यहाँ दो आप कह सकते हैं कि दो ज़ोडिएक की एनर्जी है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम इस नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट की बात करें, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई एक प्लैनेट रूल करता है, तो वो है यहाँ पे मंगलदेव, मार्स। और यहाँ जो देवता या जिस एनर्जी का एसोसिएशन है, वो कहते हैं कि आप जो डीटी हैं, जो एनर्जी है, वो विश्वकर्मा की है, विश्वकर्मा। और इसके बाद पहली बात की ये पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि दो राशियों में आता है,
रूलिंग प्लैनेट आपके मार्स है, डीटी आपके विश्वकर्मा है। और अगर मैं सिंबल की यहाँ बात करूं तो आप कह सकते हैं कि एक शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, जिसे आप डायमंड की फॉर्म में भी कह सकते हैं, हीरा आप बोल सकते हैं। अब देखिए इन चीजों से क्या मतलब है, इन पॉइंट्स से हम क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली बात, वर्गो मतलब कि मरकरी की एनर्जी, बुधदेव। और तुला मतलब कि आप कह सकते हैं कि लिब्रा इज व्हाट, रूल बाय वीनस। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर, तो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि वो शुरू के 2 चरणों में है चित्रा नक्षत्र के, तो मरकरी, और यदि वो आखिरी 2 चरणों में है, 3rd या 4th पदा में है, तो वीनस की एनर्जी आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, अनडाउटेडली यहाँ पर जरूर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी, वीनस एंड वीनस मार्स, ये वाला आपको पार्ट देखने को मिलेगा। क्या मतलब देखिए इसका, पहली बार चित्रा मतलब का होता है, इसका मतलब होता है चित्त, या समथिंग इज वेरी वेरी क्रिएटिव। इसको आप चित्त से जोड़ सकते हैं, मन से जोड़ सकते हैं। मन से मतलब कि ऐसा कोई कार्य जो इंसान मन से करता है, तो ऑब्वियसली बहुत क्रिएटिव सा होगा, वहाँ हम हमारा पूरा एफर्ट डालेंगे, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो ये, और एक होता है इसका था यूनिक, 2 शब्दों से इसको हम जोड़कर देखते हैं। एक तो क्रिएटिविटी, मन, और यूनिकनेस इज ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी का ही एक पार्ट है। तो पहली बात तो ये क्लियर दिखाता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे डेफिनेटली वो समहाउ क्रिएटिव होंगे, उनके पास कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल जरूर होगी। और क्रिएटिव स्किल इस प्रकार की नहीं कि नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए वो, सपोज कीजिए मैं अगर स्किल की बात नहीं करूँ, सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब भी करते हैं, तो डेफिनेटली अपने काम को बहुत बारीकी से करते होंगे, बहुत डिटेलिंग वाले काम से करते होंगे। तो कहने का मतलब मेरा है कि जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप बताइए नक्षत्र देखकर सप्तम भाव का, कि बताइए मेरा लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा। प्रैक्टिकली ये चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं है। रीजन इज व्हाट कि 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों देखने पड़ते हैं आपकी कुंडली के, साथ ही आपके लाइफ पार्टनर का 6th हाउस और 10th हाउस जो हम देख पाएंगे, तभी हम प्रॉपर कह पाएंगे कि हाँ ये इंसान इस पर्टिकुलर एरिया में जॉब करता होगा। बट हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर किन किन एरियाज में बेस्ट करते हुए दिख जा सकता है। तो ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड हो, ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड हो, जहाँ डिटेलिंग से काम होता हो, वहाँ वो बहुत अच्छे से काम करते हुए देखे जाते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए वो एक पेंटर भी अगर है, मान लीजिए पेंटर भी अगर है, तो एक नॉर्मल इंसान पेंटिंग को देखता तो वो बहुत ज़्यादा जज नहीं कर पाता कि पेंटर के दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या होगा। वो इस हद तक के एक अच्छे क्रिएटिव, एक डिटेल्ड पेंटर होंगे कि आप उनके समकक्ष, उनके पैरेलल दूसरा पेंटर भी अगर कोई होगा तो वो भी जज नहीं कर पाएगा कि व्हाट डिटेलिंग ही और शी हैव, इतनी बारीकी से काम करता है। इसका पहला पॉइंट तो ये है कि अगर ऐसे फील्ड में है तो बहुत अच्छा करते हैं। दूसरी बात कि बहुत चीज़ों को बारीकी से करने में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेलिंग में जाने में, तो उनका नेचर इस तरह का हो जाता है कि वो रिश्तों में भी बहुत बारीकियां ढूंढते हैं। तो बारीकियां एक अलग पार्ट हो गया, बारीकियों से वो आइडियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो रिश्तों में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर में ये कमियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा उनका व्यक्तित्व हो सकता है, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि वो हर चीज़ में डिटेलिंग, हर चीज़ में परफेक्शन को चीज करते हुए देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि मैरिज के बाद आपको भी कहें कि आप में शायद ये कमी है, सुधारें, या ये कोई चीज़ है जो इसे और अपग्रेड करें, इसे और स्किल करें, इस प्रकार कुछ नेचर उनका हो सकता है। और साथ ही जो इंसान बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिले होता हुआ देखा जाता है। मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए उनको कोई एक्स टास्क असाइन किया गया, तो ऑब्वियसली उनसे बेटर कोई वो टास्क नहीं कर सकता, ये तय है। परंतु जहां बाकी को 6 घंटे लग रहे हैं, हो सकता है उन्हें 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे लगे। एक्स्ट्रा समय लगने की वजह से आप कह सकते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा वो पीछे रह जाते हैं। पीछे से मतलब मेरा है कि जो क्राफ्ट है, जो स्किल है, उसको वो करियर की फॉर्म में चेंज नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए वो पेंटर भी हैं, मान लीजिए पेंटर है, सपोज कीजिए लाइफ पार्टनर पेंटर है, तो पेंटिंग में उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी है, बट क्या वो उस हद तक या उसके हिसाब से पैसा कमा पा रहे हैं, ये सेकेंडरी थिंग होगा। पहली बात तो उस सेकंड बात कि ऑब्वियसली हम जो बात करें एनर्जी की, तो अगर मरकरी और मार्स के कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेटली उनकी वाणी में एग्रेशन होगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी उन्हें कह दें कि ये कीजिए या ये नहीं कीजिए। एक हद तक आप ऐसा मान के चलिए कि वो अपनी बात जरूर रखेंगे। उनकी जो वॉल्यूम है, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लाउड हो सकता है, ऐसे बोलते हुए दिखते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रेशन होगा, एग्रेशन पॉजिटिव साइड में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बेवजह चिल्लाना, नो नो। वो उस प्रकार के होंगे कि जो लड़ाई झगड़े में ना पड़ते हो, थोड़ा एक साइड का रास्ता, एक डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट
डायरेक्शन उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के कुछ हो सकते हैं। इज द एनर्जी ऑफ मरकरी एंड मार्स। वही वीनस एंड मार्स की अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि जीवन में हर चीज बहुत सुंदर हो। देखो मैं बहुत एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ, एक ये चाहना जीवन में कि बहुत पैसा हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, एक बड़ा घर हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो चाहते हैं कि चीजें भले ही कम ही क्यों ना हो, बट दैट शुड बी ब्यूटीफुल, दैट शुड बी, मतलब देख के ऐसा लगे कि हाँ, मान लो किसी का घर है, एक तो घर बहुत बड़ा है, एक किसी का घर ऐसा बहुत यूनिक सा, तो उनका उनकी जो नॉट आइडियोलॉजी, उनका जो सोचने का तरीका वो इस प्रकार की, वो हर चीज़ों में ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ों में कुछ यूनिकनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। और शायद अगर वो अगर उन्होंने आपको पसंद किया, मान लीजिए ऐसा है कि ऑब्वियसली आप भी उन्हें पसंद करेंगे, तभी आप लोग शादी के बंधन में बंधेंगे, विवाह होगा आपका। पर तो मान लीजिए कि उन्होंने आपको पसंद किया, डेफिनेटली उन्होंने आप में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ देखी होगी जो बाकी लोग नोटिस नहीं कर पाए होंगे। ये ब्यूटी है चौथा नक्षत्र की, ये ब्यूटी है, ठीक है। हाँ, अब मार्स वेस की हम बात करें तो जैसे मैं कह रहा था कि डेफिनेटली उनको शौक है कि चीज़ें जो सुंदर हो, उसके अलावा साथ साथ कि हाँ, अलग जगहों पर जाना, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना, मतलब कि जहाँ लोग घूमने जाना नहीं प्रेफर करते हैं वो वहाँ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उनको कुछ कुछ ऐसा अजीब सा, उन्हें अजीब सा मतलब मेरा है कि जो रेयर चीज़ें होती है कि ना, कॉइन कलेक्ट करना, कोई पर्टिकुलर बुक्स है उसे कलेक्ट करना है, उसने उन्हें पढ़ना, एक पर्टिकुलर जॉनर के म्यूजिक को सुनना, इस तरह की कुछ हैबिट हो सकती है। फूड हैबिट्स की बात करें तो मीठा शायद बहुत ज़्यादा पसंद होने, इस तरह की कुछ बातें कह सकते हैं आप। सो रूलिंग प्लैनेट मार्स अनडाउटेडली उनकी लाइफ में एग्रेशन है। एग्रेशन से मतलब आपको एक्शंस दिखेंगे, ऐसा नहीं कि वो इस प्रकार के चुपचाप चुपचाप बैठ जाए जीवन में, कुछ ना करे, ऐसा नहीं है, हमेशा एफर्ट लगाते हुए दिखे जाएंगे। पर साथ में एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से एनर्जी ऑफ दीज थ्री प्लैनेट्स, तो ऐसा कुछ कि इम्पेशेंस वाला जो पार्ट है बहुत कम दिखाया जाता है। खासकर शुरुआती दिनों में, मान लीजिए आपकी शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इनिशियल ईयर्स में 4-5 साल में थोड़ा पेशेंस लेवल काफ़ी कम होता है लाइफ पार्टनर का। आगे हम बात करें, इनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, जो देवता जुड़े हैं, वो है विश्वकर्मा। देखिए विश्वकर्मा हम सब लोग जानते हैं कि लंका का जिन्होंने निर्माण किया था, वहाँ जो इंद्रदेव हैं उनका जो वज्र है जिसका जिन्होंने निर्माण किया था वो विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा इज नॉट द गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज उन्होंने देवताओं के साथ असुरों के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका भी निर्माण किया था। तो क्या मेरे कहने का मतलब है, मैं अस्त्र गलत बोल गया, शस्त्र, देवताओं और असुरों दोनों के शस्त्रों का निर्माण किया था। इसका मतलब यह है कि इनमें ये पोटेंशियल तो है अनडाउटेडली। देखो एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात इन लोगों के बारे में कि इनका जीवन सिर्फ यही बना सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके पुश कर देगा तो ये लाइफ में इम्प्रूव कर जाएगा, नहीं। अगर इस डायरेक्शन ऑप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, इस एनर्जी का जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, उसमें बहुत आगे जाते हुए देखे जा सकते हैं। रिमेंबर, मैं यहाँ बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ एनर्जी, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि डीटीज इज नथिंग बट दे आर द टाइप ऑफ एनर्जीज अराउंड अस, कि हमारे सराउंडिंग में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक तरह की आप कह सकते हैं कि एक ऊर्जा संचार, एक दैवीय शक्ति उसे बोल सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर वो अपना सारा एनर्जी को किसी क्राफ्ट को बहुत एक्सेल करने में लगाए तो उनसे अच्छा उस चीज को कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट द ब्लेसिंग ऑफ दिस वन। वहीं अगर मान लीजिए कोई क्रिएटिव स्किल है उनके पास, या कोई भी ऐसी स्किल है उनके पास, उसको अगर वो नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक अच्छे कोडर हैं बट उसको वो एक इलीगल वे में यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर जहां हम बात कर रहे थे विश्वकर्मा एज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो साथ में जो सेकंड हाफ है, सेकंड साइड है इनका, दैट इज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो उनके पतन का कारण भी वो खुद ही बनेंगे उनके जीवन में, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। आगे हम बात करें सिंबल। सिंबल इज नॉट, यहाँ पे आप कह दीजिए कि चमकता हुआ मोती या चमकता हुआ हीरा जो है वो इस नक्षत्र का सिंबल है। तो ये क्या दिखाता है कि देखो ये तय है कि इनिशियल लाइफ में उनके स्ट्रगल्स हैं। अगर आप देखेंगे उनका मोस्टली केस में अगर आप देखेंगे उनका कि, तो वो आपको बताते हुए मिलेंगे कि मैंने मेरे जीवन में बहुत मेहनत करके मैं पहुंचा हूँ, ये इस तरह कुछ आप कहते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज जो हीरा है उसको भी बनने में, उसको भी क्रिएट होने में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, साथ ही सालों के तक के बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस हम जानते हैं कि डायमंड क्रिएट होता है, वी ऑल नो अबाउट दैट थिंग। सो ये जरूर है कि जीवन में जितनी मेहनत करेंगे उन्हें उतना ही मिलेगा। देखो मैं नेगेटिव में नहीं कह रहा कि लाइफ में बहुत नहीं कमाएंगे, वो नहीं कह रहा, बट जितना मेहनत करेंगे उतना तो उन्हें मिलता हुआ दिखा जाएगा। बट उनकी जो एक जो उनकी डायरेक्शन है, एक बार की बहुत डिटेलिंग में चले जाना। एक और बात मैं बताना भूल गया आपको कि द एनर्जी ऑफ द मार्शियन एग्रेशन ये भी दिखाता है। और विश्वकर्मा का जो नेगेटिव साइड मैंने कहा कि विश्वकर्मा जी ये नहीं देखते कि मुझसे कौन बनवा रहा है, मैं किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, वो देवता है, देवी है या असुर है, तो
वो ये दिखाता है कि कहीं बार आप कह सकते हैं कि उनका जो स्किल है, उन्हें उनका बहुत घमंड होता है, बहुत वो जो घमंड पहले प्राइड है, प्राइड से फिर अहंकार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाता है। उन्हें लगता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको भी कह सकते हैं कि आप में ये चीज़ कमियां हैं, इसको ठीक करें। तो कहीं ना कहीं जो प्राइड है उनके पास, उनकी स्किल को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है या ये चीज़ मैं बहुत अच्छा से करता हूँ, तो भी बात समझिएगा। बार बार ये मत सोचिएगा कि उनके पास कोई ना कोई स्किल होगी, पेंटर ही होंगे या वो एक अच्छे कोडर ही होंगे। वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ वो अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी यूज करते होंगे। तो फिर उसकी वजह से ही सोचना कि नहीं इसे कुछ नहीं आता या इसे कम आता है, किसी सामने वाले को कम आंकना। दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो पेशेंस लेवल कम, और एक कई बार जो मैंने पटेल नोटिस किया है कि सामने वाले को, मतलब लाइफ पार्टनर को, मतलब आपको एक ऐसे देखना कहीं बार सिचुएशन में कि शायद मैं और अच्छा डिजर्व करता इससे, कि शायद मुझे कोई और बेटर मिलता, ऐसा कुछ उनका साइकोलॉजी हो सकता है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए आप लोग की है ना, ये हम लोग सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र की बात कर रहे हैं। सप्तम भाव का जो स्वामी है, सेवंथ लॉर्ड किस भाव में बैठा है, जैसे मान लीजिए आपके सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि लियो, सिंह राशि है, तो सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं वो जरूर देखें आप लोग। बिकॉज इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेवंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, आप जाके देखें प्लेलिस्ट में, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है। फिर उन दोनों चीजों को आप क्लब कीजिए, कंबाइन कीजिए, तो आपको एक बेटर प्रेडिक्शन मिलेगा। आप बेटर सोच पाएंगे कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर कुछ ऐसा हो सकता है। रिमेंबर दैट थिंग। साथ ही मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है अबाउट द चित्रा नक्षत्र की, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, आप उसे जरूर देखिए नक्षत्र प्लेलिस्ट में जाकर। आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी कि हाँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था, क्या मेरा लाइफ पार्टनर उसके आसपास है या नहीं। सो ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था जब हमने बात करी कि यदि आपके सेवंथ लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में है तो किस प्रकार की बातें हो सकती है। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो स्वाति नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर, उनका नेचर, उनका ट्रेट, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। देखिए, तो यदि आपके सेवंथ लॉर्ड यदि स्वाति नक्षत्र में है, तो स्वाति नक्षत्र, तो पहली बात कि ये जो नक्षत्र है ये पूर्ण रूप से आपका तुला राशि में पड़ता है, लिब्रा साइन में। दूसरी बात, इस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई ग्रह रूल करता है, तो जो रूलिंग प्लैनेट है यहाँ पर आपके राहु बनते हैं। थर्ड पॉइंट, हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जिसे हम लोग देवता या देवी की फॉर्म में देखते हैं। तो इसके जो डीटी हैं इस नक्षत्र के, वो आपके हैं पवन देव। इन्हें हम लोग पवन देव, वायुदेव के नाम से कह सकते हैं। यहाँ हम लोग चिन्ह की बात करें, सिंबल की बात करें नक्षत्र की, तो वो आप कह सकते हैं कि जो छोटे तिनके होते हैं, छोटी टहनियां, छोटे तिनके कह सकते हैं आप, या छोटे जो पौधे होते हैं या छोटी जो टहनियां होती है, उसे हम लोग यहाँ इस तरह से देखते हैं। अब इन सब बातों से हम क्या चीजें समझ सकते हैं, क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली बात देखिए, लिब्रा मतलब कि तुला राशि के ओनर आपके वीनस, तो डोमिनेंटली आप देखेंगे आप तो वीनस और राहु का आपको जो एक एनर्जी है जो वो आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वाति? स्वाति होता था सुअति, जो वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड जिसे हम लोग बोलते हैं। और इट इज व्हाट, इट इज अ स्टार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टार ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं आप, स्टार ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। इससे मतलब क्या है कि ये बहुत क्लियर है कि आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते होंगे। इंडिपेंडेंट से मतलब कि जिन्हें बहुत ज़्यादा रोक टोक पसंद ना हो, या जो चाहते हो कि उनके स्पेस में कोई एंटर ना हो, इस तरह कुछ आप कह सकते हैं। या कि जो लाइफ में खुद से कुछ बनना चाहते हो, उनमें एक हमेशा एक रहता है अंदर से कि नहीं मुझे जीवन में खुद से कुछ करना है और बड़ा कुछ करना है। इस प्रकार का लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये बात ये स्वाति का मतलब ये। सेकंड बात, राहु और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है, जो एनर्जी है इस व्हाट की, पहले हम बात करते हैं कि लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या हो सकता है। देखिए, वैसे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है बता पाना, बिकॉज मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर आप बताइए सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र देख के कि मेरे लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा। प्रैक्टिकली चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं अंटिल अनलेस कि आपका 7th हाउस, 9th हाउस या आपके लाइफ पार्टनर 6th और 10th हाउस ना देख लिया जाए। पर हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर किन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। पहली बात समझिए कि कोई भी ऐसा जहाँ ओनिंग का काम हो, ओनिंग से मतलब है कि किसी शॉप के ओनर, किसी शोरूम के ओनर, या ऐसा कोई फैमिली एस्टेब्लिश बिजनेस हो, वहाँ पर वो बहुत अच्छे काम करते हुए देखे आते हैं। स्पोर्ट्स एथलीट वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, या ऐसे फील्ड अगर है तो वो बहुत अच्छा करते हुए देखे आता है। इसके अलावा जो भी राहु के डोमेन की चीज़ें हैं, राहु के डोमेन से मतलब मेरा आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में, IT में, ऐसे फील्ड में
जहाँ कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस है, जो चीज़ें फ्यूचरिस्टिक है, वहाँ पर वो काम करते हुए देखे जा सकते हैं, IT इंडस्ट्री एंड ऑल। आप ये बोल सकते हैं। एक बात समझिए, हम लोग यहाँ पर सिर्फ सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र देख रहे हैं, उससे हम प्रिडिक्शंस की बातें कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है, सेवंथ लॉर्ड इन ऑल हाउस। मान लीजिए आपका सेवंथ हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका सप्तम भाव का स्वामी जो है लियो, सिंह राशि आपके सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तो आप ये वीडियो जरूर देखें, मैंने अपलोड कर रखा है सेवंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा। और फिर एक नक्षत्र का जो वीडियो, जो हम जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का आप क्लब करें, तब आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर कुछ इस डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, देखिए, सो राहु वीनस इस संभाव की एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी भूख कि मुझे जीवन में कुछ पाना है, बहुत बड़ा कुछ करना है जीवन में सारी लग्जरीज उन्हें प्राप्त करना है, ये राहु वीनस की है। इसके अलावा कि मेरे पास हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं हों जिन्हें मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, जिन्हें मैं, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर इज लाइक दैट, कि वो चाहता है कि मैं बहुत जगह घूमने जाऊँ, मैं हर तरह का एंजॉयमेंट करूँ, हर तरह का जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो मेरे जीवन में हो, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा आपका लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजी ऐसी हो सकती है कि संभव वो इस प्रकार के हो सकते हैं जो हार्ड वर्क कह लीजिए या फिजिकल वर्क कह लीजिए उसमें बिलीव नहीं करते हैं, वो बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क में, या ऐसा कुछ जहाँ पर फिजिकल वर्क करने के बजाय हमें दिमाग से कुछ चीज़ें काम करनी हो, इस तरह की उनकी साइकोलॉजी हो सकती है। दूसरी बात, चूंकि राहु का एलिमेंट है अनडाउटेडली, तो ये चीज़ है कि आप मान के चलिए कि अगर कोई मैनेजमेंट स्किल की हम बात करें, तो किसी बड़ी टीम को लीड करना हो तो उनके लिए ये अच्छा होता है, या फिर उस चीज़ में वो कैपेबल हो सकते हैं। एक और बात कि अगर हम बात करें कॉम्पेटेबिलिटी की, यदि मान लीजिए आपका नक्षत्र, आपका चंद्र नक्षत्र यदि मान लीजिए राहु का है, मतलब कि आद्रा, शतभिषा या स्वाति है, या आपका चंद्र नक्षत्र मान लीजिए कि बुध का नक्षत्र है, अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती है, तो आपके लाइफ पार्टनर आपकी अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी हो सकती है। देखो यहाँ दो बातें हैं, ये तो तय है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके वाद विवाद, डिबेट्स, तर्क वितर्क, तू मैं ये हमेशा जीवन में रहेगा, खासकर इनिशियली इसमें रहेगा हमेशा। रीजन इज नॉट कि यहाँ राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है तो दिखाता है। परंतु यदि मान लीजिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आपका चंद्र नक्षत्र अगर इनमें से किसी में है, या लग्न नक्षत्र आपका जो मैंने कहा कि राहु या मरकरी का अगर है, तो ये दिखाता है कि फिर तू मैं अपनी जगह अलग है, डिबेट अपनी जगह अलग है, बट आप दोनों का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। कि जैसे हमने कहा कि इनके एम्बिशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, तो आपका भी लाइफ में कि हाँ मेरा भी कुछ एम्बिशन है, कुछ जीवन में बहुत बड़ा करना है, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है कि दोनों के सोचने का तरीका एक है, या दोनों की मंजिल कहीं ना कहीं एक है कि हाँ जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है, चुपचाप नहीं बैठ रहा है, वो वाला साइड आप दोनों को पुश करेगा और एक अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी आप कह सकते हैं। वही यदि मान लीजिए आपका जो जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र यदि केतु का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है कह लीजिए आप, अश्विनी कह लीजिए आप, इस प्रकार का नक्षत्र अगर है केतु का, तो फिर आपके बीच में काफ़ी सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज, थॉट प्रोसेस के इश्यूज ऐसे हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर दिखाता है कि राहु का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है विद वीनस की, तो कई बार आपके लाइफ पार्टनर का जो फिजिकल ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव है, उस प्रकार का होता है कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग हो। अलग से मतलब मेरा है कि ही और शी वांट कि हम लोग बेस्ट जो फन पार्ट है, आप ऐसा कह लीजिए कि वो उस तरफ डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। थोड़ा आप समझ रहे हैं, आई होप कि व्हाट आई मीन टू से। सो अब आगे बात करें वो देवता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पवन देव कह लीजिए या वायुदेव कह लीजिए। यहाँ पर एक तो बहुत पहली बात ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि जो भीम भी पवन पुत्र हैं, हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, तो पोटेंशियल की हम बात करें, स्ट्रेंथ की हम बात करें तो कोई कमी नहीं है उसमें। पर वही जब हनुमान जी की बात करें कि जब बहुत एक्सट्रीम पोटेंशियल होने की वजह से उन्हें श्राप मिला और फिर वो अपनी शक्तियां भूल गए, फिर बाद में उन्हें याद दिलाया गया, तो कई बार स्थिति बनती कि हमें ये अपना पोटेंशियल जान ही नहीं पाते कि ये इतने कैपेबल हैं और ये कहीं गलत जगह हाथ पाँव मार रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज ये आपका लाइफ पार्टनर में एक्स टैलेंट है, बट वो वाइड डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वहां अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कोई आके उन्हें समझाए, कोई आके उन्हें बताए कि नहीं भाई आपको यहाँ आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा, तो आप इस डायरेक्शन में आप काम करें। तो ऐसी स्थिति कई बार जो बनती जहाँ उन्हें आपके लाइफ पार्टनर को एक गाइड की आवश्यकता होती है, होता कि आप वो हो, क्या फैमिली में कोई जो है उन्हें जरूर सपोर्ट करे या जरूर गाइड करे कि हाँ नहीं आपको यहाँ काम करना होगा, यहाँ काम नहीं करना होगा, ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है, ये क्षेत्र आपके लिए बहुत है। क्योंकि मैं पोटेंशियल को लेकर तो कोई कमी नहीं है, जब एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, पवन देव की ऊर्जा है, हम लोग जानते हैं कि वायु हवा जो है वो हर डायरेक्शन में चलती, कभी तेज कभी स्लो, तो विचार जो इनके इस प्रकार होते हैं, कभी तो लगता है कि भाई जीवन में बहुत कुछ करना है, कभी लगता है कि शायद नहीं होगा,
मतलब जो है ना टारगेट्स बदलते रहते हैं कि आज लगता है कि मैं ये बन जाऊं। छोटे बच्चे होते हैं ना कि जब आप जब आप बहुत छोटे थे, मैं जब मेरी बात कर रहा हूँ, सपोज कीजिए कि जैसे कि मैं मिलेनियल हूँ मैं, तो ऑब्वियसली उस प्रकार से मान लीजिए कि जब हमसे पूछा था स्कूल में कि आपको क्या बनना, तो कोई बोलता है कि डॉक्टर बनना है, कोई कहता था कि मुझे स्पेस इंजीनियर बनना है, कोई कहता है कि मुझे पायलट बनना है, ऐसी कुछ बात होती थी पहले। तो ये बच्चे जो कहते हैं कि फिर 4 साल बाद बच्चे क्या करते हैं कि नहीं मुझे अब ये बनना है, फिर 4 साल बाद मुझे अब ये बनना है। तो ये जो है कि हाँ, मेरे जो टारगेट्स है, मेरे एम्स बदलते रहते हैं, तो इस तरह से उनका जो साइकोलॉजी है, बिहेवियरल पैटर्न्स है, चाहे इमोशनल वे पर, इमोशनल डायरेक्शन में हो, चाहे वो आप कह लीजिए करियर को लेकर हो, वो बदलता हुआ दिखा सकता है कि चलो इस बार ये कर लेते हैं, नहीं नहीं चलो आप ये करेंगे, ऐसा कुछ। इवन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ मैं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में आते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाते हैं, एंड तो फिर शायद वो सोचते हैं कि नहीं ये ऑर्डर किया जाए, नहीं ये वाला ऑर्डर किया जाए, वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इस तरह की कुछ स्थिति बनती हुई देखी आ सकती है। रिमेंबर दैट थिंग। मैंने स्वाति नक्षत्र में एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके जरूर देखिएगा उन्हें, कि व्हाट एक्चुअली साइकोलॉजी दे हैव। आप अगर ढूंढेंगे नक्षत्र प्लेलिस्ट में जाकर तो आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखें, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ स्वाति नक्षत्र वाले जो जातक हैं या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो किस प्रकार का है। ठीक है, ये बात। अब बात करते हैं हम लोग सिंबल की, चिन्ह की। अब देखो इसको छोटे तिनके तिनके भी ऐसे जो बहुत ना प्रिकी होते हैं, जो थोड़े से जैसे हम कहते हैं थोड़े से चुभने वाले ऐसे कुछ तिनके हो, या ऐसे छोटे बहुत छोटे प्लांट्स हो, उनको इस नक्षत्र से जोड़कर दिखाया जाता है। इसका मतलब ये देखो ये है कि पहली बात तो ये दिखाता है कि अपीयरेंस में लग सकते हैं आपको कि नहीं ये तो कुछ नहीं करता हुआ, ऐसे कुछ नहीं आता हुआ, या ऐसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अपीयरेंस में आपको लग सकता है कि या तो देख के लगेगा कि बहुत डल से हैं, बट जब आप उनसे बात करेंगे देन यू फाइंड कि हाँ ही और शी नो वेरी वेल, बहुत चीज़ आती है, बहुत चीज़ पता है। आपको उनसे बात करके एक अच्छा सा फील होगा, एक इंटरेस्ट सा डेवलप होगा कि हाँ भाई कुछ तो है बंदे में बात, मतलब कि ऐसा कुछ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये साथ ही ये कि अगर ये सीख जाते हैं किसी गाइडेंस में, आपके लाइफ पार्टनर या आप गाइड करें या कोई गाइड करेगी कि हाँ जितना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आपको झुकना सीखना होगा, तभी आप जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज जो छोटे पौधे होते हैं ना, जब बहुत आंधी आती है तो वो बच जाते हैं, बड़े पेड़ वो गिर जाते हैं, उसको आप थोड़ा रिकनेक्ट कीजिए यहाँ पर। हाँ दिखने में जो लग सकता है अपीयरेंस ऐसा लगता है कि नहीं नो नो शायद में पोटेंशियल नहीं है, बट मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूँ आपको कि इन्फ्लुएंस ऑफ राहु एंड पवन देव डेफिनेटली गिव अ स्ट्रॉन्ग इमेंस पोटेंशियल। तो बाकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, हाउ द थिंग, उसके लिए आप स्वाति नक्षत्र का वीडियो जरूर देखें। सो ये बात रखी मैंने अपनी, यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी स्वाति नक्षत्र में तो कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती है। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो विशाखा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, बिहेवियर, उनका ट्रेट किस प्रकार का हो सकता है। देखिए, तो यदि आपके 7th लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में है तो पहली बात कि ये जो नक्षत्र है आपके 2 राशियों में पड़ता है। आप एक कह सकते हैं कि एक तो तुला राशि में, और एक आप कह सकते हैं कि भाई वृश्चिक राशि, आपका जो स्कॉर्पियो साइन है। मतलब कि जो शुरुआती चरण है वो आपको तुला राशि में मिलेंगे, शुरुआती पद, और जो आखिरी चरण है आपको वो स्कॉर्पियो में मिलेगा। दूसरी बात की अगर हम यहाँ बात करें रूलिंग प्लैनेट की, हर एक नक्षत्र का कोई ना कोई ग्रह रूल करता है, तो यहाँ जो रूलिंग प्लैनेट है वो स्वयं बृहस्पति है, जुपिटर, ये पॉजिटिव साइन है। तीसरी बात की अगर हम बात करें इनसे जुड़े डीटी, यानी कि हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जैसे हम लोग देवता देवी की फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पर वो है इंद्रदेव, मतलब कि इंद्र, और साथ में अग्निदेव। और जो हम बात करें सिंबल के चिन्ह की, तो यहाँ जो सिंबल है ये आप कह सकते हैं एक तरह का द्वार है, तरह का। अब देखिए इनसे क्या मतलब है, इन चीजों से हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं आपका लाइफ पार्टनर के बारे में। देखिए तुला मतलब कि एनर्जी ऑफ वीनस, और स्कॉर्पियो मतलब एनर्जी ऑफ मार्स। मतलब बेसिकली हम बात करें विशाखा नक्षत्र में आपको जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो एनर्जी दिखेगी, वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, और अगर आपका 7th लॉर्ड यदि आखिरी चरण में है तो आपको मार्स और जुपिटर की एनर्जी देखने को मिलेगी। इससे क्या मालूम पड़ता है, देखिए पहली बात कि बिकॉज ऑफ वीनस एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि उनके पास अनडाउटेडली एक विजडम तो है, एक सोचने समझने की क्षमता है उनके पास। साथ ही साथ कि अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, जिससे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सब बताइए कि ये 7th लॉर्ड देखकर मेरे लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा,
तो एक्चुअली पहली बात तो ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको 7th के साथ 9th हाउस भी देखना पड़ेगा, या आपके लाइफ पार्टनर का 6th और 10th हाउस आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, हम बता सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर किस प्रोफेशन में बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखे आ सकते हैं, किस एरिया में। तो ऐसा कोई भी एरिया जहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो, मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखे आते हैं। दूसरी बात, जहाँ चीज़ों को ऑब्वियसली मैनेजमेंट में हमें चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली द एनर्जी ऑफ तुला राशि जो है वो वहाँ बहुत सपोर्टिवली काम करती है। एग्रीकल्चर में, इसके अलावा ऐसा कोई फील्ड जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेम्पल से जुड़ा हो, चर्च से जुड़ा हो, मतलब जो भी धार्मिक संगठन है, एनजीओ भी आप कह लीजिए, अगर वहाँ इवन अगर आप टीचिंग की बात करें, तो ऐसे किसी फील्ड में जहाँ कंसल्टेशन टीचिंग हो तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। मतलब आपका लाइफ पार्टनर उस फील्ड में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से करते हुए दिखे आते हैं। इवन अगर आप कहेंगे जैसे एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो डेफिनेटली काम होती हुई दिखी आती है। दूसरी बात समझिए कि जो वीनस जुपिटर की एनर्जी इस प्रकार की पहली बात तो दिखाती है कि लाइफ में मनी फ्लो वो मेंटेन कर ही लेते हैं, वो ये जानते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है। वो हड़बड़ी में नहीं रहते हैं कि मुझे शॉर्टकट से पैसा कमाना है। समहाउ मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो जानते हैं कि मुझे पहला स्टेप ये लेना है, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर मुझे जो आखिरी जो पार्ट है, टारगेट है, वहां तक पहुंचना है। इसे ध्यान रखिए आप लोग कि इस नक्षत्र का सिंबल है वो विजय द्वार है, विक्ट्री गेट जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो मेन मोटिव है इनका, या मेन जो आप कहते हैं लाइफ का जो एम है वो इस प्रकार का है कि ये कुछ लक्ष्य साधते हैं, कुछ एम डिसाइड करते हैं, फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं, फिर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ये इनका लाइफ का पैटर्न हो सकता है कि इन्होंने मान लो डिसाइड किया कि 5 साल बाद मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर मेहनत करेंगे, प्रॉपर प्लान बनाएंगे। मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग जिसे हम लोग कहते हैं ना कि दे आर द ब्लेस्ड वन, ये आप कह सकते हैं। अब साथ है उसको आप ऐसा भी समझिए कि साथ में ये भी है कि अगर मान लीजिए अनडाउटेडली जो कॉम्बिनेशन है व्हाट वी से वीनस जुपिटर और जिसमें मार्स का एग्रेशन भी है, तो मान लीजिए अगर आपसे शादी कर रहे हैं, अगर आपको पसंद करते हैं, वेदर ही और शी कोई भी हो सकते हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा कि हाँ मुझे मेरे जो हस्बैंड या वाइफ जो लाइफ पार्टनर है उनसे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, कुछ उन्होंने आप में टैलेंट, कुछ उन्होंने आप में क्रिएटिविटी जरूर देखी होगी, कुछ तो कुछ एक अदर अलग बात जरूर नोटिस की होगी, नॉट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, उसके अलावा कुछ कि हाँ कि ये इनके पास है जो मुझे जीवन में जरूर मदद करेगा, कुछ ना कुछ इस तरह का। बिकॉज ज़्यादातर इनका यही लाइफ पार्टनर रहता है कि कुछ टारगेट सेट करो, उस पर मेहनत करो, उसे अचीव करने की कोशिश करो। तो मैरिज इज ऑल्सो फॉर दैट कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा जरूर है। ऐसा नहीं है कि दो लोग मिले, प्यार हो गया, शादी हो गई, नो, समहाउ उसके पीछे कोई रीजन जरूर है। बिकॉज साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। जुपिटर यहाँ पर है, एग्रेशन है यहाँ पर मार्स का, चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि जैसा मैंने कहा जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, सो जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है अनडाउटेडली। वीनस की ब्यूटी, वीनस की सॉफ्टनेस मिलेगी, तो ये जानते हैं बहुत क्लियरली कि किसी को बातों में कैसे लेना है, किसी को बातों को कैसे अपना बनाना है। जब मैंने पहले भी कहा आपको कि ये लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, या इस प्रकार का कि जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वायलेंस, नो, ही और शी बिलीव डैट कि खासकर मैं घर की बात नहीं कर रहा, मैं घर के बाहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये जानते कि बातचीत से चीज़ें बहुत बेटर तरीके से सॉल्व हो सकती है। एक एक्सट्रीम मैनिपुलेशन आप कहते हैं इनके पास है, एक कम्युनिकेशन स्किल इनके पास है। बिकॉज ये इस प्रकार से है कि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पोस्ट है वहाँ पर बहुत अच्छे से करते हुए देखे आते हैं। ये जानते हैं कि एक्स इंसान से कैसे बात करनी है, वाई से कैसे बात करनी है, उसको मुझे क्या बोलना है, उसको मुझे क्या बोलना है। ये एक बहुत अच्छी जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, यदि चौथे पद में है आपका 7th लॉर्ड, तो ये बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कई बार कि इनकी वाणी बोल्ड के साथ साथ थोड़ी सी रूड भी हो सकती है। स्पेशली अगर आपका 7th लॉर्ड आपका जो है आखिरी चरण में है, चौथे चरण में है विशाखा नक्षत्र के, तो आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज जब तक हम लोग बात करें शुरुआती चरण की बात कर रहे हैं, तो तुला राशि में इन्फ्लुएंस वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको ये कह सकते हैं। हम बात करें डीटी की, देखो अब यहाँ से 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। हर एक नक्षत्र के साथ कुछ ना कुछ ऊर्जा जुड़ी है, कुछ ना कुछ एनर्जी का एसोसिएशन है जो उसकी जो डायरेक्शन नक्षत्र की डिसाइड करता है। अब इंद्र भगवान, इंद्रदेव और अग्नि देव, या आप कह लीजिए जो फायर एलिमेंट है, द लग्जरी एलिमेंट, दिस द लग्जरी एलिमेंट। तो इंद्रा की जो लाइफ है अगर आप देखेंगे तो उन्हें हमेशा डर रहता है किसी ना किसी का, कोई आके मेरी जो पदवी है, मेरी जो गद्दी ना छीन ले। तो एक डर मन में हमेशा आता है कि शायद ये करने से ये ना हो जाए,
कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा कुछ। साथ ही ये कि मुझे जीवन में बहुत कुछ चाहिए, लग्ज़री चाहिए मुझे, व्हाट वी से कि शान और शौकत, ऐशो आराम वाली एक जीवन, एक जो लाइफ है, हमेशा उनकी चाह रहती है हमेशा। कुछ अंदर की लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो उनकी लाइफ साइकिल ऐसी कुछ है कि 5 साल जीवन में बहुत बहुत वो उसमें रहे, एन्जॉयमेंट में रहे, फिर किसी ने आके अटैक किया उन पे और फिर वो चीज़ें चली गई। फिर 2 साल 3 साल डिप, देन अप, देन डिप। तो लाइफ का एक फेज़ रहता है कहीं बार। मैं ये नहीं कहता कि थोड़ा लाइफ ऐसा है कि आप बढ़ते-बढ़ते रहेंगे। कभी-कभार जो लाइफ का मैक्सिमम फेज़ आप कह लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज़ ये किसी इंसान की उम्र 50 वर्ष की है, तो 20 वर्ष तो उसके निकल गए वही कि बाल्यकाल की अवस्था में कह लीजिए। जो 20 के बाद अगले अगले 30 साल है, उसमें 30% 40% टाइम ऐसा होता है जहाँ आप कभी तो बहुत राइज़ कर रहे हैं, कभी बहुत डाउनफॉल, कभी बहुत राइज़ कर रहे हैं, कभी बहुत डाउनफॉल। इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो फायर एलिमेंट अग्नि, अग्नि ये दिखाता है कि विल पावर। ये जो एसोसिएशन है जुपिटर का विजडम एंड द विल पावर, द पैशन, किसी जो करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मेन इज नॉट द विजय द्वार, कुछ ना कुछ जीवन में करना है, टारगेट्स बनाने हैं, अचीव करना है, आगे बढ़ना है, फिर टारगेट्स बनाना है, अचीव करना है। और मोस्टली टारगेट्स है वो है मटेरियलिज्म की तरफ, कि मुझे ये चीज़ें प्राप्त करनी है। जैसे कि मैंने टारगेट बनाया, मान लीजिए कि मुझे 5 साल में ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ऐसा कुछ। तो ये जो अग्नि है, ये फायर एलिमेंट इस प्रकार से काम करता है कि दे हैव एक्सट्रीम पैशन। आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये उस प्रकार का नहीं है जो घर में बैठ जाए चुपचाप। हमेशा दिमाग में कुछ ना रहता है हमेशा कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये पाना है, ये चाहना है। तो ये पैशन हमेशा बनता है। अब दिक्कत यहाँ ये आती है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इनमें इम्पेशेंस लेवल जो है, जैसे आप लोग कह देंगे जो पेशेंस लेवल, सॉरी, वो काफ़ी कम देखा जाता है। कई बार जो टारगेट सेट किए जीवन में चीज़ें प्राप्त करनी वो नहीं मिलती, तो फिर डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन का मतलब मेरा है कि फ्रस्ट्रेशन का बेटर वर्ड है, नॉट द डिप्रेशन। फ्रस्ट्रेट होते हुए देखे आते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी, या शायद मैंने गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह का उनका कुछ साइकोलॉजी हो सकता है। बाकी ये है कि ये इस स्थिति में बढ़ जाते हैं कई बार कि अगर मान लो कि जैसे कि जो प्रॉब्लम ये है अग्नि एंड द जुपिटर कॉम्बिनेशन की, एक टाइम तो आपको बहुत ऐसे लग रहे थे कि ही और शी इज वेरी वेरी हैप्पी, अगले ही पल से मतलब आपने देखा कि नहीं वो अंदर से खुश नहीं है, या कि अभी तो बहुत खुश थे, अब अचानक से मूड कैसे बदल गया। तो ये मूड स्विंग वाला पार्ट इंटरनली, नॉट आपको फिजिकली ऑब्जर्व बहुत कम होगा, बट अंदर से जो है कि मेरे टारगेट्स हैं लाइफ के, वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, जो मुझे चीज़ें मैंने मांग रखी है, जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रखी है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। हाँ, यदि आपका चंद्र नक्षत्र यदि राहु का है या मरकरी का है, राहु से मतलब मेरा स्वाति, शतभिषा या आद्राव है, मरकरी से मतलब मेरा अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, या आप कह लीजिए आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई होप आप चेक करना, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा। तो ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती, सॉरी। तो बता कि राहु के नक्षत्र या बुध का नक्षत्र यदि आपका चंद्र नक्षत्र है या आपका लग्न नक्षत्र है, तो फिर आपको इनके साथ थोड़ा कॉम्पेटिबिलिटी का इश्यू हो सकता है, बिकॉज आपका काम करने का तरीका और आपका सोचने का तरीका इनसे काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। आइडियोलॉजिकल गैप जरूर होते हुए देखे जाते हैं। एक और बात ये भी है कि जुपिटर जहाँ एक्सपेंशन का प्लैनेट है, साथ में वो ये भी दिखाता है स्टेबिलिटी को। उसको ऐसे समझिए, थोड़ा बात समझिए कि जुपिटर जो ग्रह है वो एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को एक जगह स्टक कर देता है। मतलब आपका लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने एक चीज मान ली कि ऐसी ही है, तो फिर उन्हें वहां से हटाना कि नहीं ये नहीं है, कुछ और है इसके पीछे या गलत है, वो इजी नहीं है। मतलब उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो भी बहुत ज्यादा रिजिड है, उसे बदला नहीं जा सकता, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक टीचर है, मान लीजिए कोई इंसान टीचर है और वो बहुत समय से कोई चीज गलत ही पढ़ा रहा है, मान लीजिए, और उसकी डेथ हो गई, तो वो साथ में जीवन भर ही लेके गया कि जिस उसने जो पढ़ाया वो सही था। तो यहाँ एक मार्गदर्शक, एक गाइड की जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। वो शायद आप हो सकते हैं या उनकी फैमिली में हो सकता है, जो उनकी विचारधारा जो कि तटस्थ हो चुकी है, कहीं ना कहीं स्टक हो सकती है, उसे बदलना भी होगा। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो यदि आपका 7th लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में है तो ये आपके लिए। सो यदि आपके 7वें भाव के स्वामी 7th लॉर्ड यदि अनुराधा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, उनका बिहेवियर, उनके ट्रेड्स, उनमें क्या कमियां, अच्छाइयाँ और उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की हो। देखिए, तो यदि आपके 7वें भाव के स्वामी अनुराधा नक्षत्र में है, तो पहली बात, ये नक्षत्र पूर्ण रूप से जो है
वृश्चिक राशि में आता है, स्कॉर्पियो साइन में, जिसके आपके स्वामी बनते हैं मंगल देव। दूसरी बात, इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट हैं, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई रूल करता है, गवर्न करता है, वो आपके सैटर्न है, शनिदेव। तीसरी बात कि अगर हम उनके देवता की बात करें, डीटी की बात करें, यानी कि हर एक नक्षत्र के साथ किसी न किसी देवी देवता या आप कह लीजिए कि एक एनर्जी का एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर जो है आपके देवता बनते हैं वो है मित्रदेव। मित्रदेव। और आखिरी बात हम बात करें सिंबल की, तो जो इनका सिंबल है, जो मेन प्राइमरी सिंबल है वो है कमल। इसके अलावा एक सिंबल और है जो ऋषि मुनि होते हैं, एक साथ हाथ में दंड रखते हैं, वो आप कह सकते हैं, वो भी इनका सेकेंडरी सिंबल आप बोल सकते हैं। देखिए इससे क्या मतलब है, देखिए मुझे समझिए आप लोग। सो पहली बात तो अनुराधा का मतलब होता है वन हु फॉलो, अनुसरण करने वाला, इट इज वन हु फॉलो। मीन्स कि ये जो नक्षत्र है ये डेफिनेटली डिवोशन को दिखाता है, ये डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपका लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी जरूर होगी डिवोशन को लेकर, चाहे वो फैमिली को लेकर डिवोशन हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर को लेकर डिवोशन हो, चाहे वो अपने कर्म अपने कार्य को लेकर डिवोशन हो, डेफिनेटली आपको चीज़ में फील होगी। आगे हम बात करते हैं, देखिए सो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ दो एनर्जी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, मार्स एंड सैटर्न। सो इससे क्या मतलब है, देखिए पहली बात तो कि ये नक्षत्र स्कॉर्पियो राशि में पड़ रहा है। तो अगर मैं थोड़ी प्रोफेशन की बात करूं, वैसे प्रैक्टिकली ये बता पाना, जैसे कि मुझसे कई लोग पूछते भी कमेंट सेक्शन में कि सर आप बताइए कि मेरा लाइफ पार्टनर प्रोफेशन क्या होगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं अनटिल अनलेस कि हम आपका 7th हाउस और 9th हाउस एनालाइज ना कर लें, या आपके पार्टनर का 6th या 10th हाउस एनालाइज ना कर लें। बट हाँ, इन जनरल अगर मैं मुझसे पूछा जाएगी तो ये किसी ऐसे फील्ड में जहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, किसी मेडिकल फील्ड में, या किसी ऐसे फील्ड में जहाँ आप कह लीजिए कि एसोसिएशन हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेम्पल से, किसी एनजीओ से, चर्च से, धार्मिक स्थलों से, अगर या वहाँ काम करते हो या उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, तो ऐसे फील्ड में बहुत अच्छे से कार्य करते हुए देखे जाते हैं। एक बात तो ये, या डिफेंस, दे कैन बी वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। डिफेंस का मतलब है कि अब किसी भी प्रकार का वो आर्मी हो सकता है, नेटल फोर्सेस हो सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हुए दिखा जाता है। ये आपका डायरेक्शन है। एक और बात समझिए आप लोग कि ना, यहाँ ये हम लोग बात करें नक्षत्रों को लेकर, एक और चीज़ होती है कि हमारा 7वें भाव का स्वामी किस भाव में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप जाके जरूर देखिए कि 7th लॉर्ड किस भाव में बैठा है, फिर उन दोनों का आप क्लब करें तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। एक बात है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस है तो डेफिनेटली मैंने कहा पहले भी कि अनुसरण करने वाली बात अलग है कि किसी न किसी को फॉलो करते हुए लाइफ पर। फॉलो से एक तो कि किसी को मानना, कि किसी की पूजा अर्चना करना, किसी को इष्ट मानना, एक बात तो वो। दूसरी बात कि फैमिली के लिए बहुत कुछ कर जाना, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर जाने की श्रद्धा। डेफिनेटली अगर आपका जो चंद्र नक्षत्र है यदि वो राहु के नक्षत्र में नहीं है या मरकरी के नक्षत्र में नहीं है, तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि ये जो मैरिज है, ये मैरिज लाइफ है, ये काफ़ी हद तक बहुत सही डायरेक्शन में आती है। सेकंड, मार्स एंड सैटर्न, ये सैटर्न इज द स्ट्रिक्टनेस, सैटर्न इज द रेस्ट्रिक्शन, मार्स इज द एग्रेशन ऑल्सो, मार्स इज नॉट द एग्रेशन। तो ये दिखाता है कि कई बार विचारों को लेकर, क्योंकि यहाँ विचारों को लेकर ऐसा कुछ है कि मान लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर की एक आइडियोलॉजी है कि वो एक एक्स आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो फिर उस आइडियोलॉजी से उनको हटा पाना वो आसान नहीं है। या उसका आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी को ब्लाइंड फेथ अगर कर रहे हैं, तो हम उसे कन्विंस नहीं कर सकते कि आप नहीं ये सही है या गलत है, उससे उन्हें हटा पाना इतना आसान नहीं। दैट इज द व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड सैटर्न। सैटर्न वहाँ पर रिजिडनेस क्रिएट कर देते हैं आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, स्पेशली मैं आपसे मतलब आपके लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आगे बात करें मित्रदेव की, तो मित्रदेव इज अबाउट द, अगर हम थोड़ा ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में कहें तो ये वो देवता है, ये वो एनर्जी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाती है, जो फ्रेंडशिप को दिखाती है, जो लॉयल्टी को दिखाती है। मित्रदेव की अगर ऊर्जा की बात की जाए तो इट मीन्स कि आपके लाइफ पार्टनर डेफिनेटली लॉयल होंगे, डेफिनेटली लॉयल होंगे आपके लिए। बस बशर्ते ये है कि जैसे कि हमने कहा कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियन एनर्जी एज वेल एज सैटर्न एनर्जी, तो आपको उनकी बात सुननी होगी। ऐसा नहीं कि आप उनको सप्रेस करें या अपनी बातें उन पर थोपे तो बात नहीं चलेगी। तो डेफिनेटली अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो वो आपकी बात समझेंगे भी। और
एक और बात समझिए कि ये स्कॉर्पियन एनर्जी है, तो यहाँ ये दिखाता है कि कई बार जैसे सामान्यतः तो ये बाहर के लोगों में तो एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद है अनडाउटेडली, बट फिर भी कई बार जो अपने इमोशंस हैं, जो इमोशंस है बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ सैटर्न एज वेल एज स्कॉर्पियो, अपने जो इमोशंस है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कई बार अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। उन्हें, मैं दो बातें बोल रहा हूँ, एक तो कि हम जिनसे डेली नहीं, डेली मिलना मतलब तो मेरा जो घर के मेरे 4 लोग हैं वो, उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाना। एक जो पब्लिक लोग हैं वहाँ तो हम एक्सट्रोवर्ट हैं, बट जो मेरे अंदर जो मन की बात है, जो किसी से कहना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ, उससे थोड़ा एक्सप्रेस करने में दिक्कतें हो सकती है, या ये इतने आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते। यही पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए आपका 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, 7th हाउस स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो ये भी दिखाता है कि बहुत सी बातें आपके लाइफ पार्टनर आपसे शेयर ना करें, आपसे छुपा के रखें। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस और स्कॉर्पियो एंड सैटर्न एनर्जी। आगे हम बात करें सिंबल की। देखो, पहला जो प्राइमरी सिंबल है कमल, तो कमल ठीक है, माता लक्ष्मी का वाहन है, तो ये ज़रूर है कि इनके जीवन में जो लक्ष्मी है माता, उनका आशीर्वाद बना रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं, या देर सवेर ये जीवन में लाइफ में ग्रो करते हुए देखे ही जाते हैं, ये अश्योर है। बट हाँ, दूसरी बात ये कि जब हम बात कर रहे हैं कमल की, तो कमल ऑल्सो रिप्रेजेंट प्योरिटी। कमल एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि फूल है जो कि जिस अवस्था में पनपता है, मतलब कि विषम परिस्थितियों में भी ये पनप कर बाहर आता है, और एक बहुत सुंदर एक प्योरिटी, एक फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो मूल रूप से यह व्यक्ति विशेष मन के साफ प्योर होते हैं, और दूसरी बात कि इनमें ये कैपेबिलिटी है, जो मैं पहले ही बात कही मेरी, कि विषम परिस्थितियाँ कितनी भी क्यों ना हो ये उसमें स्टैंड कर जाते हैं। दूसरी बात कि इमोशनल रूप से थोड़े से रिजिड हैं। रिजिड से मतलब मेरा नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या काफ़ी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखते हैं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा टू सपोर्ट हिम और टू सपोर्ट हर, कि मैं कैसे उन्हें एक नर्चर वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं, तभी आपकी जो मैरिज है वो हेल्दी बन के रहेगी। रिमेंबर कि अगर जैसे मैंने कहा कि अगर वो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है या बुध के नक्षत्र में अगर है, तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हुए देखे जाता है, बिकॉज एक एनर्जी टोटल मर्केरियन एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपकी सैटर्न बेस एनर्जी है, ये सैटर्न मतलब मार्स एनर्जी है, तो वहाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन में दिक्कतें होती हुई देखी जाती है। दूसरी बात की, हमने कहा कि कमल विषम परिस्थितियों में भी खिल जाता है, तो ये भी दिखाता है ये कि आफ्टर मैरिज आप दोनों लाइफ में ग्रो करते हैं। और एक और चीज़, हाँ, अगर हम बात करें मार्शियन एनर्जी की, यहाँ पर वो ऐसा है कि पैशन को लेकर एग्रेशन हो गया, रिलेशनशिप को लेकर एग्रेशन हो गया, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ बहुत एग्रेशन होता है। मतलब आपका लाइफ पार्टनर आपसे डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, समझो कि जो थोड़ा सा एक जो किसी हम कहते हैं कि सोसाइटी से थोड़ा सा एक हट के अलग जो फन वाला पार्ट है, सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने वाला पार्ट है, वहाँ तक वो जाते हुए देखे जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। हाँ, दंड की हम बात करें, जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं उनके हाथ में दंड होता है, आपने देखा होगा, आपको नहीं पता, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, जिसमें जल भरा होता है, जिससे वो मंत्र साधना करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, फिर जो भी स्पेल है, पॉजिटिव स्पेल, नेगेटिव स्पेल, उस पर काम करते हुए दिखा जाता है। तो ये दिखाता है कि इनके शब्दों में कई बार एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कह लीजिए आप, एक ऐसा सामर्थ्य होता है, ऐसा कह लीजिए कि एक तो एनर्जी मैंने पहले कहा कि स्कॉर्पियो में हम मून आके वैसे ही बहुत कंफर्टेबल नहीं है मार्स के साथ, तो इनका साइकोलॉजी ऐसा हो सकता है कि होता ये अपनी प्रॉब्लम शेयर ना कर पाए किसी से, होता अपने दुख को किसी से बता ना पाए, बट अगर आप इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो, बहुत ही सहजतापूर्वक आपको समझाते हैं, उसको फील करते हैं, और फिर उसके अनुसार आपको गाइड करते हैं, और वहाँ जो बात रखते हैं कि आप ये करें, तो शायद अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये जो ऊर्जा है इस नक्षत्र की, आपके लाइफ में बहुत अच्छा करती हुई देखी जा सकती है। अगर हम बात करें, अनडाउटेडली ये ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, और इवन बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड सैटर्न एनर्जी, ये इस तरह से है कि अगर मान लो कोई समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ चली आ रही है कि भाई जो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों काइंड से, तो फिर उसके अगेंस्ट से खड़े होते हुए देखे आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप लेडी हैं, अगर मान लीजिए, तो आपके हस्बैंड ऐसा हो सकते हैं कि भाई जो नहीं चाहते कि आप घूंघट प्रथा में रहें या आप घर में बहुत बाउंड होकर रहें, वो चाहते हैं कि आप फ्री रहें लाइफ में। मतलब दैट सॉर्ट ऑफ, ही इज नॉट, मतलब कि आपके पति इस प्रकार के होंगे कि वो ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर नहीं होगा उनका, आप ये कह सकती हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं कि हाँ, मुझे इन्हें सामने वाले को सप्रेस नहीं करना, लाइफ पार्टनर को
के साथ मिलके चलना है तो डेफिनेटली ये जो है से एक फॉर्म में और भी कहा जाता है कि अनुराधा मीन्स की माता राधा जो है, देवी राधा जो है उनका अनुसरण करने वाले। तो जो मैं पहले स्टार्टिंग में बात रखी कि हु फॉलो हु डिवोट, तो ये अपने आप को पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, और वो यही है कि विश्वास जो है आपको यहाँ मेंटेन करना होगा। अदरवाइज जो ये कॉम्बिनेशन है मास सटन का, फिर ये बाहर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हुआ देखा जाता है। और दूसरी बात, आपको उनकी बात सुनना भी सीखना होगा। सुनने से मतलब ये नहीं कि हर बात सुनी जाए, वो नहीं कह रहा मैं, ये कहने का मतलब है कि अगर आप 4 बातें रखते हैं तो कम से कम उनकी 2 बात तो सामने वाली सुनी जाए, तो ये एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती हुई दिख जाती है। तो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में था तो ये वीडियो आपके लिए। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, बिहेवियर, ट्रेट, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। देखिए, सो बात करते हैं हम लोग अबाउट ज्येष्ठा नक्षत्र। सो पहली बात की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से आपके स्कॉर्पियो साइन में आता है, वृश्चिक राशि में पड़ता है पूर्ण रूप से। इस नक्षत्र की जो आप कह लीजिए रूलिंग प्लैनेट है वो आपके मरकरी है। रूलिंग प्लैनेट इज व्हाट द मरकरी। तीसरी बात, अगर हम यहाँ बात करें डीटी की, देवता की, हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, दैट इज द डीटी और देवता। तो यहाँ पर वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव। और हम सिंबल की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि कुंडल और छाता, ये दोनों सिंबल है। कुंडल और छाता हम बात करेंगे भी क्या है और इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो देखिए, उससे पहले समझिए आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा, सर्वोच्च, ज्येष्ठ। और अगर आप देखेंगे नक्षत्र स्टोरी की अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात करें, अगर थोड़ी सी मैं आगे बात आगे लेना चाहता हूँ, फिर उस पॉइंट पाएंगे। देखिए, 27 नक्षत्र हैं और हमारे टेक्स्ट के हिसाब से सभी नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियों के रूप में हैं। सबसे बड़ी उनमें जो है वो ज्येष्ठा है। और थोड़ा मैं अगर एक से समझाना चाहूँ एक इंसिडेंस के माध्यम से, तो ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा जो है उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी रोहिणी, सबसे ज़्यादा पसंद थी रोहिणी, जो कि नक्षत्र ऑब्वियसली बात है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा समय तक उनके पास रुकते थे, बाकी जो उनकी 26 पत्नियां हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये बात जब ज्येष्ठा को मालूम पड़ी या सभी बाकी नक्षत्रों ने आके ज्येष्ठा से बात कही कि चंद्रमा जो है वो हमारे साथ फेवर नहीं कर रहे हैं या फेवरेबल नहीं है, या आप जो भी कह लीजिए भाई कि सबको बराबर टाइम मिलना चाहिए, उस प्रकार से वो नहीं है। तो फिर ज्येष्ठ ने ये बात राजा दक्ष तक पहुंचाई और वो काफ़ी क्रोधित हुए। फिर उन्हें श्राप दिया गया चंद्रमा को कि वो 14 दिन तो वैक्स और वीनिंग वाली जो कंडीशन है, चंद्रमा 14 दिन घटता है 14 दिन बढ़ता है, वैक्सिंग एंड वीनिंग मून, वो वाली बात वहाँ से निकल के आती है। तो एक्चुअल में क्या है कि पहली बात तो ये है कि 2 साइड है इस बात के। फर्स्ट बात की है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, तो आपके लाइफ पार्टनर क्वालिटी होगी कि वो दबते नहीं हैं, अपनी जो बात है वो रख कर मानते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात कि इसको ऐसे भी दिखाया जाता है इस आप कह लीजिए तर्क को कि वहाँ जो ज्येष्ठा थी वो जेलस वाला पार्ट दिखाया जाता है कि उसे ईर्ष्या थी रोहिणी से कहीं ना कहीं, तो उसने बात आगे पहुंचाई राजा दक्ष तक। तो दोनों पार्ट है यहाँ पर डेफिनेटली कि समहाउ जेलसी इज डोमिनेंट इन लाइफ पार्टनर एज वेल एज समहाउ वी कैन से एक ऐसा नेचर कि जहाँ किसी के लिए खड़ा होना, हक की बात करना, ये सारे क्वालिटीज आपके लाइफ पार्टनर में हो सकता है। एक चीज तो। दूसरी बात ये गंडमूल नक्षत्र है, जो हमारे 6 गंडमूल नक्षत्र है उसमें से एक ये है, काफ़ी इंटेंस नक्षत्र है। तो ये मान लेना कि नहीं नॉर्मल नक्षत्र है, नहीं पॉसिबल है। तो इसके बहुत प्रिसाइज उसको लेकर कि मैं प्रेडिक्शन करूं कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आप एक चीज़ जरूर देखिएगा, आपका 7th हाउस का स्वामी जो है कौन से भाव में है।
फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, जो भी हाउस में है, मैंने उसमें डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके ज़रूर देखें। और दूसरा कि ज्येष्ठा नक्षत्र पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि नक्षत्र सीरीज में जाइएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि इनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, फिर आप समझ पाएंगे काफ़ी कुछ चीज़ें। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। तो ये दो चीज़ें, तो ज्येष्ठ का मतलब ये है कि जिससे बड़ा हो, घर में सबसे बड़ा कह लीजिए, सर्वोच्च जो हो, मेजेस्टिक। इसको थोड़ा मैं ऐसे क्या कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ होंगे कि रियल फैमिली मैन, रियल फैमिली मैन। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी अमेजॉन पे, फैमिली मैन, दीज आर द रियल फैमिली मैन। ठीक है, अब ये बात समझिएगा, स्कॉर्पियो मतलब कि यहाँ पर एनर्जी किसकी है, मार्स की और केतु की, बिकॉज वृश्चिक राशि को मंगल देव भी रूल करते हैं और उसके को रूल केतु देव भी है। तो ये मार्स और केतु का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेशन है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। रिमेंबर दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन। जब मार्स और केतु किसी जगह पर एक साथ कंजंक्ट होते हैं, अगर आप इसे देखेंगे कि अगर मैं जो पेंटागन पे जो अटैक हुआ था, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारे जियोलॉजिकल पार्ट में, हिस्ट्री में, कि जब मार्स और केतु साथ में बहुत क्लोज आते हैं और सैटर्न इज एस्पेक्टिंग देयर या पाप रूपी दृष्टि पड़ती है, तो बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, जिसमें से एक पेंटागन पे हमला हुआ था, जो अगर आपको याद हो तो 9/11 के नाम से याद किया जाता है वो। तो ये एनर्जी कंट्रोलेबल इतनी ईजी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आपके लाइफ पार्टनर को आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप उनको हर चीज़ ये कह दें कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नो, पॉसिबल नहीं है। स्वभाव ज्येष्ठा नेटिव्स आर डोमिनेंट, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर अपनी बात जरूर रखेंगे। तो आपको ये सीखना होगा कि उनकी बात भी सुनी जाए, अपनी बात भी रखी जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने बातें बोली कि डोमिनेंट होंगे, दिस इज नॉट दैट 100% एज नेचर। आपको सेवंथ लॉर्ड देखना पड़ेगा कि आपके हाउस में वहाँ से चीज़ें गवर्न होती, तो आप दोनों चीज़ों को क्लब करके प्रेडिक्शन की बात करना। एक ये रूलिंग प्लैनेट या मरकरी है, तो ये दिखाता है कि योर लाइफ पार्टनर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स की टू मरकरी एनर्जी, मीन्स कि अनडाउटेडली दे हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। वो किसी को भी अपनी बातों से सम्मोहित कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी को भी अपनी बातों से अपनी तरफ कर लेना, ये उनमें क्वालिटी है। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक क्वालिटीज, दे हैव स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन टेंडेंसीज, अभी बोल सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के लिए कुछ कर जाना, पति पत्नी के लिए कुछ कर जाना, बच्चों के लिए कुछ कर जाना, ये सारे गुण उनमें होंगे। मैं फिर से कहूँगा कि फॉर द ज्येष्ठा वन इज व्हाट कि फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपना जो दायरा है कि हाँ मेरे करीब के 4 लोग 5 लोग, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो एग्रेशन की वे में करते हैं, सॉफ्ट वे में करते हैं, वो अलग चीज़ है। उसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। या तो ये बात ठीक है। तो मरकरी का इंटेलेक्ट, चीज़ों को भाप लेना, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होना, जो चीज़ें आपस इजीली कोई इंसान डिकोड नहीं करता है, भाप नहीं सकता, ज्येष्ठा कैन इजीली, मतलब कि आपका लाइफ पार्टनर होता है उन चीज़ों को इजीली भाप जाए। एक ही बात। हाँ, अगर आपका चंद्र नक्षत्र यदि वो बुध का नक्षत्र है या राहु का नक्षत्र है, तो ये एक अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी है। मतलब कि यदि आपका नक्षत्र भी ज्येष्ठा है, चंद्रमा का नक्षत्र भी ज्येष्ठा है, और या आप कह लीजिए कि आपका चंद्र नक्षत्र रेवती है या अश्लेषा है या राहु का नक्षत्र अगर है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि विषय एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल है। बट हाँ, दोनों में वाद विवाद, डिबेट, तू मैं बहुत होगी, बट हाँ दिस इज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन वी कैन से, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो मैच कर जाएगी काफी हद तक कि आप में भी एग्रेशन, उनमें भी एग्रेशन है, आप में भी डोमिनेशन, उनमें भी डोमिनेंस है। अब सुनने में लगता है कि नहीं दोनों में डोमिनेंस है, दोनों में लड़ाई होगी, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपस में नोक-झोंक तो रहेगी, हमेशा रहेगी, बट वो सपोर्टिव किस तरह से है कि आपके जिस प्रकार का एम्बिशन है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी उसी प्रकार से लगभग सोचता होगा। तो ये एक आपको कह लीजिए कि ये एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगा आपको, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात कि अगर मैं इमोशनल साइकोलॉजी की बात करूं, तो दिस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो रिसर्च में, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, या ऐसा कोई भी काम जहाँ बहुत बारीकियाँ रिक्वायर्ड है। अगर वो कोई काम करते भी होंगे, मान लो सपोज करो कि वो टीचर है, सपोज कीजिए वो टीचर है, तो बहुत चीज़ों को डिटेल में पढ़कर बच्चों को समझाना, ऐसा कह लीजिए। या सपोज करो वो एक पेंटर है, तो बहुत माइन्यूट लेवल की आर्टिस्टिक टैलेंट कह लीजिए, या फिर उनके बारीकियाँ होंगी उनके पास। तो ऐसा कोई भी काम जहाँ बहुत एक्सट्रीम बारीकियाँ चाहिए, रिसर्च चाहिए, डिफेंस वाला पार्ट साथ में, एक पार्ट और भी कि डिफेंस फील्ड में अगर वो होता है डेफिनेटली, तो ऐसे फील्ड में जहाँ एग्रेशन रिक्वायर्ड है,
मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, देखिए ऐसे किसी फील्ड में जहाँ डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड हो, मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है उनके पास, एक बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ उनको सपोर्ट की आवश्यकता होगी। बट हाँ, बिहाइंड द सीन जैसे कि आप कह लीजिए कि जो डायरेक्टर होते हैं या जो लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, इस प्रकार के सभी कामों में वो बहुत कुशल होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हमने कहा कि प्रोफेशन की बात की जाए, तो जैसे मुझसे बहुत लोग कहते भी कमेंट सेक्शन में कि सर आप प्रोफेशन के बारे में बताएं लाइफ पार्टनर के, तो वो इजीली नहीं है। पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ सेवंथ लॉर्ड किस नक्षत्र में ये देख के बता देना कि मैं लाइफ पार्टनर किस करियर फील्ड में हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस या इवन आपके लाइफ पार्टनर सिक्स्थ टेंथ हाउस देखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर वो इन फील्ड में जिनकी मैंने बात करी है, तो वो बहुत अच्छे से काम करते हुए देखे आते हैं। बिकॉज रिमेंबर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एज वेल एज केतु ऑल्सो, मरकरी एज वेल केतु ऑल्सो। तो केतु यहाँ उनकी बातों में ठहराव होगा, उनके शब्दों में ठहराव होगा, वो जानते हैं कब क्या कहाँ कैसे बोलना है। तो ये सारी स्किल्स गिफ्टेड उनके पास। बट समहाउ इमोशनल डायरेक्शन में या इमोशनल क्वेश्चन की हम बात करें, थोड़ा वीक हो सकता है उनका। देखो, यहाँ एक बात और है, मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले एक समझिए कि इनके पास एक शक्ति होती है, आरोहण शक्ति। आरोहण शक्ति एक्चुअली हर एक नक्षत्र के पास कोई ना कोई एक एनर्जी जरूर होती है, जिसे हम लोग शक्ति के रूप में कहते हैं। आरोहण शक्ति का मतलब होता है कि किसी भी विषम परिस्थितियों में वो सर्वाइव कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि डिफेंस हो या ऐसा कोई भी फील्ड हो जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर, फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो बचता है। तो एक्चुअली ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर कि मैन पावर वाले का फिजिकल वर्क भी करते हुए दिखे जाते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ऐसे ऐसे टास्क जहाँ पर दिमाग बहुत लगाना होता है, डिप्लोमेसी बहुत लगानी होती है, वहाँ भी बहुत अच्छे से करते हुए कार्य करते हुए दिखे जाते हैं। इमोशनल साइड पर ये दिक्कत हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाए वो, या इमोशनल वे में इस तरह से हो सकते हैं कि आपसे हर बात शेयर ना कर पाए, चाहते भी हो बट एक्सप्रेस ना करते हो, ये आप कह सकते हैं। लव रोमांस को लेकर ऐसे होते हैं कि जो एक व्यक्ति विशेष किसी से आपसे प्रेम तो बहुत करता है बट वो एक्सप्रेस नहीं करता, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। मतलब कि जो जो किसी चीज़ को इंटरनली फील करता हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पेन हो, वो उसे इंटरनली फील करते हैं, बट एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है उनके लिए। जिम्मेदारी हमेशा अपने तक रखते हैं, किसी और पर नहीं थोपते हुए देखे आते हैं। ऐसे बहुत से काम होंगे आपके लाइफ पार्टनर जो खुद से ही कर रहे होंगे, आपको बोल ही नहीं रहे होंगे कि तुम भी मेरी मदद करो या आप भी मेरी हेल्प कीजिए। नहीं, उनको कोई काम अच्छा लगा, कोई काम उन्हें असाइन किया गया, वो बस करते रहेंगे। तो ये एक नेगेटिव साइड में भी कि फिर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि सारा बोझ एक इंसान लेकर ही चल रहा है। ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल उनका हो सकता है। मैं फिर से कहूँगा, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है इस पर, ज्येष्ठा नक्षत्र पे। आप जाइए प्लेलिस्ट में, उसे देखिए, आपको कंप्लीट साइकोलॉजी मिल जाएगी कि हाउ दीज पीपल और हाउ दीज नेटिव थिंक। नेक्स्ट वन, इंद्र। ये जो इनके देवता है, ये काफ़ी कुछ इनके नेचर के बारे में बताते हैं। समझिए कैसे। इंद्र इंद्र देव की बात करें तो उन्हें हमेशा डर रहता है। एक तो पहले आप तो ये राजसी बिहेवियर है कि हाँ, जीवन में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए जीवन में। अब कि वो इंसान चाहता है कि वो घड़ी भी अच्छी पहने, जूते भी महंगे खरीदे, कपड़े भी महंगे खरीदे, घर बनाए तो भी बड़ा बनाए। दैट साइट ऑफ व्हाट वी से साइकोलॉजी दे हैव। साथ ही जो इंद्र भगवान की जो अगर हम टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं ऐसा कि उनकी लाइफ ऐसी कुछ है कि उन्हें हमेशा डर रहता है कि कभी उनसे उनकी गद्दी ना चली जाए, कभी उनसे सिंहासन ना चले जाए, कोई दैत्य, कोई असुर आकर उनकी जो उनके लोक पे कब्जा ना कर ले, ऐसा कुछ। तो इनमें एक फियर रहता है हमेशा कि लाइफ में कुछ ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा या ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ एक फियर हमेशा रहता है। इस प्रकार से इंद्र की जो आप लाइफ देखते हैं तो कभी बहुत बहुत वो राजसी हो जाते हैं, फिर एकदम से डाउनफॉल आता है, कोई उनका सिंहासन ले आता है, फिर वापस वैसे हो जाता है। तो ये जो इंद्र भगवान की जो लाइफ साइकिल है या इंद्र देव की जो लाइफ साइकिल है, उसमें जो आपको बिहेवियर दिखेंगे काफ़ी हद तक हाँ इनकी लाइफ में हो सकता है कि कभी तो बहुत अच्छा राइज है जीवन में, कभी बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, राइज एंड फॉल। बट जो मैंने कहा ना कि आरोहण शक्ति है, ये उस प्रकार के होते हैं जो जीवन में कितना भी अगर वो उनको सप्रेस कर दिया, दबा दिया जाए उनको, बट फिर भी वो लाइफ में बाउंस बैक करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। और दूसरी बात ये कि आप सोचे कि मेरा, जैसे मान लीजिए कि आप सोचे कि मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ जो मेरा लाइफ पार्टनर है, वो मेरी हर बात माने, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको उनको सुनना, समझना, सीखना होगा। इस एनर्जी को हम सप्रेस नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट थिंग। और यदि आपका सप्तम भाव का जो स्वामी है, यदि वो ज्येष्ठा के अंतिम चरणों में है, चौथे चरण में है, तो फिर तो
आपको मान के चलना पड़ेगा कि चीज़ों को बैलेंस करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो बिल्कुल गणनांत पॉइंट पे है। गणनांत पॉइंट क्या होता है, गणमूल नक्षत्र क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, देखने के बाद भी आपको समय मिले तब, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। सिंबल की बात करें हम लोग, कुंडल इज वॉट की अगर आप देखेंगे जो रॉयल फैमिली होती है वो कानों में कुंडल पहनते थे बड़े बड़े, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये छाता ये भी है कि कुछ पहले के टाइम में बात करें हम लोग, बिफोर पीछे आज़ादी से पहले की बात करें, तो जो बहुत बहुत बड़े या पैसे वाले जो लोग होते थे, प्रतिष्ठित तो नहीं कहूँगा मैं, प्रतिष्ठित तो मैं कहूँगा कि जिनका पैसा काफ़ी होता था, उनके साथ एक इंसान छाता लेके चलता था हमेशा, जो उन्हें धूप नहीं लगने देता था। बट हाँ, समहाउ ये एक सिंबल है, ये दिखाता है कि हाँ, आई हैव दैट अथॉरिटी, आई हैव दैट मनी। तो इनमें हमेशा कंपैशन रहता है कि नहीं, मुझे जीवन में इतना कुछ तो करना है कि मैं मेरी फैमिली की मदद तो करूँगा। वो तो एक इमोशनल साइकोलॉजी है कि हाँ, सबके लिए सब कुछ करते हैं परिवार में, बट साथ में ये भी चाहते हैं कि हाँ, मेरा भी एक कद बढ़े, मेरा भी एक नाम हो, मैं भी एक शोहरत पाऊँ। तो एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है, और एम्बिशन भी इस प्रकार के इज ऑफ व्हाट द मार्शिंग एनर्जी, एग्रेशन, एग्रेसिव। कभी जीवन में रुकना नहीं, थकना नहीं, चुप होकर बैठना नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी ज्येष्ठा में है तो इस प्रकार के आप ट्रेट उनमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। इस द पार्ट 2, जल्दी हम लोग पार्ट 3 लेकर आएंगे, जहाँ हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो मूल नक्षत्र से लेके जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, उनके बारे में बात करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।